हे गाइस, दिस इज पीटर टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस कॉमिक बुक मूवी को आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं वो कोई और सी नहीं बल्कि मार्वल के अंदर होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड और बहुत ही मज़ेदार किस्म का इवेंट है जिसका नाम डूम वॉर है। अब जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा इवेंट डूम से रिलेटेड है, जो कि मार्वल के अंदर होने वाला वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट और ख़तरनाक किस्म का विलन माना जाता है। लेकिन इस स्टोरी को जो इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये स्टोरी डायरेक्टली हो सकता है कि वकांडा फॉरएवर का प्लॉट हो या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि दरअसल इस स्टोरी के अंदर होता कुछ इस तरीके से कि इस वक्त वकांडा का जो ब्लैक पैंथर है वो टिचाला नहीं बल्कि उसकी बहन शूरी है, और पास के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से टिचाला को ऐसा माना जा रहा था कि वो मर चुका है, और इस वक्त वकांडा के ऊपर शूरी जो है वो राज नहीं कर रही बल्कि उनका एक दूसरा ट्राइब राज कर रहा है जिसका नाम दस्तूरी है। और डॉक्टर डूम ने उनको अंदर से मैनिपुलेट करके अपने साथ मिला लिया है और वो वकांडा के ऊपर उसको इन्वेड करके उसका सारा का सारा वाइब्रेनियम चुरा के दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान बनना चाहता है। और ये इवेंट सिर्फ जो है ब्लैक पैंथर से रिलेटेड नहीं बल्कि यहाँ पे पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी को एक साथ जुड़ना पड़ेगा डूम जैसे खतरे से निपटने के लिए। तो यही इस तरह की कुछ स्टोरी हमें जो है वकांडा फॉरएवर के अंदर भी देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत जल्द हमारे सामने अगले महीने आने वाली है। सो गाइस, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी की पूरी मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे और इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो अब फ़ौरन से अपनी आज की इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसकी एंडिंग में हम कुछ बातचीत करेंगे ही। हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है वकांडा के अंदर, जहाँ पे सारी की सारी दुनिया के प्रेस वाले पहुंचे हुए हैं और हम देखते हैं कि बीबीसी न्यूज़ की जो एक एंकर होती है वो यहाँ पे आके हमें रिपोर्ट दे रही होती है कि तो जैसा कि अब तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं और वकांडा की प्राचीन नेशन जो है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का गवर्नमेंट का जो है कूप किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की गई है। शूरी द प्रिंसेस रीजेंट एंड टिचाला द फॉर्मर किंग ऑफ वकांडा जो है वो इस वक्त कंट्री को छोड़ के भाग चुके हैं और उनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। एक नई गवर्नमेंट जो कि अपने आप को डिक्लेयर कर रही है दस्तूरी के नाम से, जो कि एक सवाली वर्ड जिसका मीनिंग ट्रेडिशन होता है, उन्होंने अपने आप को यहाँ का जो है नया रूलर बना दिया है और सारी की सारी रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत कर दी है। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा रश इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि यहाँ के जो जजेस हैं वो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल एंट्री करने वाले हैं कोर्ट रूम के अंदर, और ये एक ऐसा ट्रायल होने वाला है जिसको देख के सारी की सारी दुनिया एक शॉक में चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल हो रहा है उरोरो मुनरोएगा, ये रानी जिनको दुनिया जो है स्टॉर्म के नाम से जानती है, एक लॉन्ग टाइम मेंबर ऑफ इनफेमस म्यूटेंट ग्रुप दी एक्स-मैन। इनको यहाँ पे अरेस्ट इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे लगता है कि इन्होंने जो है इस गवर्नमेंट से गद्दारी करने की कोशिश की है और लोगों को अटैक के लिए प्रोवोक किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि स्टॉर्म जो है वो विच क्राफ्ट को परफॉर्म करती है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उसको अरेस्ट किया गया है। अगर उनके सारे के सारे इल्ज़ाम ये साबित हो गए तो वो ज़िंदगी भर अपनी जेल के अंदर बिता सकती हैं या फिर उनको सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। तो जिस तरह आपको ये पूरे पहले पैनल को देख के अंदाजा हो गया होगा कि सिचुएशन यहाँ पे कितनी ज़्यादा सीरियस चल रही है। वकांडा के ऊपर एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है जो कि अपने आप को दस्तूरी कह रही है। ब्लैक पैंथर यानी कि शूरी और उसका भाई टिचाला जो है इस वक्त कंट्री को छोड़ के भाग चुके हैं और वो लोग जो है लापता हो चुके हैं। वहीं पे जो उसकी वाइफ स्टॉर्म थी ब्लैक पैंथर की, उसको यहाँ के लोगों ने पकड़ लिया है इस इल्ज़ाम में कि वो यहाँ पे जादू टोना करती है और लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। और इसका इस कोर्ट के अंदर बेसिकली ट्रायल हो रहा है जिसको देखने के लिए और कवर करने के लिए दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स वाले आए हुए हैं। और इसी तरह हम यहाँ से कोर्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वहाँ के जो जजेस होते हैं वो बता रहे होते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोरियस हिस्ट्री नेशन ऑफ वकांडा इतने खतरनाक किस्म के कोलैप्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़ी हुई है। हमारे सारे के सारे कल्चर्स को जो है आउटसाइडर्स ने पॉइजन करने की कोशिश करी है और ये सब आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। वकांडा एक ज़माने में एक प्राउड वॉरियर नेशन हुआ करती थी जो कि कभी भी किसी गद्दार को अपने अंदर जन्म लेने नहीं दिया करती थी, लेकिन इतने सालों के बीच जो हमारे पिछले रूलर्स गुजरे हैं उन्होंने हमारी सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दिया और हमारी कंट्री को तुम जैसी विचेस के हाथों में सौंप दिया है, जो कि हमारे फॉर्मर किंग के साथ बेड भी शेयर करती हैं। किसी के दिल में जहर फैलाना या किसी को किसी के खिलाफ करना, इससे बड़ा क्राइम दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। लेकिन अब तुमने जो कुछ भी गुनाह करे हैं अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। दस्तूरी जो है अब वापसी लौट कर आ चुके हैं और ये दोबारा से यहाँ पे वकांडा के अंदर पीस एंड ऑर्डर को लेकर आने वाले हैं। अब हर चीज़ बिल्कुल उसी तरह से चलेगी जिस तरह ये पहले कभी चला करती थी, विद परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर्स के जरिए। यहाँ पे फॉरेन करप्शन की अब कोई जगह नहीं रहने वाली है। तो कार्रवाई शुरू करने से पहले आप हमें अपना नाम बताइए और बताइए कि आपके क्राइम्स का क्या नेचर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल स्टॉर्म को ये सारी की सारी बातें सुन के गुस्सा आना शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो यहाँ पे जैसे अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है तो उसको एक ज़बरदस्त किस्म की मशीन से बांध के रखा हुआ है जो कि उसकी पावर के इफेक्ट को निगेट कर देती है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी इस तरह की बदमाशी यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं जाने वाली इस कोर्ट के अंदर, तो बताओ कि तुम अपनी गलती को कैसे मानती हो। तो वहीं से स्टॉर्म बोल दी कि गलती, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलती को मानूं? मेरे नज़र में ये कोर्ट जो है सिर्फ एक जोक है और इस जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तुम जैसों के आगे अपनी कोई गलती नहीं मानने वाली हूँ। तो वहीं से वो जज कहता है कि तुम्हें इस बात के बारे में तो पता ही होगा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए और वो अपनी सफाई ना बयान करे तो उसका मतलब एक ही होता है कि वो गुनहगार है। तो इसके जरिए तुमने कोर्ट का कीमती वक्त बचा लिया है। तो मेरे ख्याल से अब हमें सीधा जो है सेंटेंसिंग की तरफ चलना चाहिए।
डेथ जो है वो इस्तेमाल की जाती है ट्रेडिशनली विचेस से निपटने के लिए। वहीं से स्टॉर्म बोलती है अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मुझे जान से मार दो, लेकिन इसको जल्दी करना, क्योंकि मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने अभी तक छोड़ा नहीं है और टिचाला मेरे लिए लौट के जरूर वापसी आएगा, वो तुम सबके लिए वापसी आ रहा है। तो वहीं से वो आदमी कहता है कि उसको आने दो, हम उसको भी देख लेंगे, क्या तुम इस बात को भूल चुकी हो कि अब वकांडा को हमने कॉन्क्यूर कर लिया है। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि मेरे ख्याल से वो तुम हो जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को भूल रहा है कि तुम वकांडा नहीं हो, बल्कि तुम वकांडा नहीं हो, तुम वकांडा के अंदर हो, तुम वकांडा नहीं हो, लेकिन वो खुद एक वकांडा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो सैंकर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बताती है कि अभी अभी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म के सूत्रों से ये खबर आई है द फॉर्मर कोहिरूम वकांडा को जो है सजाए मौत सुना दी गई है और ठीक उसी जगह पे उनको सजाए मौत दी जाएगी जिस जगह पे तकरीबन 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से जो है उसके सारे के सारे गार्ड्स आ जाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि कोई पिक्चर्स नहीं, सारे के सारे कैमरास को बंद करो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्टोरी काउंसिल। लेकिन वो कहती कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, हमारे पास प्रेस पास है। लेकिन अगली बार वो सारे के सारे कैमरास को बंद करवा देते हैं। और वहीं से वो जो उनका लीडर है डस्टूरी का, जो कि इस वक्त यहाँ का राजा बना हुआ, बताता है तो इसी के साथ अब हम लोग बिल्कुल सिक्योर हो चुके हैं। सारे के सारे एम्बेसडर्स को यहाँ से निकाल दिया गया है, सारे के सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं और प्रेस को वापसी भेजने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अगले 12 घंटे के अंदर अगर हमें यहाँ पे कोई भी फॉरेनर नजर आया तो सख्त एक्शन लेंगे। उनके पास सिर्फ 12 घंटे हमारी इस कंट्री को छोड़ने के लिए। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ अपने दूसरे वकांडन भाइयों से कि हमारे जितने कबीले वो सब मेरा साथ दें हमारी इस पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में, और हमें इसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त हमारे ऊपर काफी मुश्किल वक्त चल रहा है मेरे दोस्तों। इस वक्त हम लोग जो है एक कैंसर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो कैंसर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर घुस चुका है। ये वो बाहर का कैंसर है जो जिसको हमने अपनी बॉडी में आने का मौका दिया था और वो अब यहाँ पे हमारे लिए जहर बनते ही जा रहा है। लेकिन इतनी सालों के पेन और तकलीफ को निकालने का हमारे पास वक्त आ चुका है। इस तरह तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली दस्तूरी जो है यहाँ पे बाकी के जो वकांडन ट्राइब्स हैं उनसे यहाँ पे बात कर रहा है। ये चीज़ हमने जो है ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर भी देखी थी कि किस तरह से ब्लैक पैंथर किंग बनता है तो वो अपने सारे के सारे ट्राइब्स को बिठा के उनसे बातचीत करता है। लेकिन इसमें से जो एक ट्राइब होता है जिसका नाम मार्श ट्राइब होता है, वो कहता है कि हमने शुरू से ही दस्तूरी को जो है सपोर्ट किया है जब से वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन हमने कुछ ऐसे अगले र्यूमर सुने हैं कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी आउटसाइडर की जो है मदद ली है। लेकिन वहीं से वो कहता है कि माय डियर फ्रेंड, तुमने मुझे निराश करा। मुझे लगा कि हम लोग एक बड़े फेथ के अंदर बिलीव करते हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डॉक्टर डूम के पास, जो कि किंग ऑफ लेटवेरिया है। और दरअसल दस्तूरी के लोगों ने डॉक्टर डूम की ही मदद ली है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये बात वो अपने लोगों को नहीं बता सकते हैं। हम लोग इस दुनिया के ऊपर रहने वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कल्चर में से एक हैं, तो आखिरकार मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी और की मदद क्यों चाहिए होगी। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड डूम जो होता है और वो वाइब्रेनियम वॉल्ट को खोलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसके लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड इस पूरी की पूरी तिजोरी के अंदर 10 अलग अलग लॉक्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग सीक्वेंस और कोड से बने हुए हैं, जिसको तोड़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तो वहीं से डॉक्टर डूम बोलता है कि इसका सिर्फ एक ही रीज़न है जिस वजह से तुम लोग इस सारे के सारे लॉक्स को अभी तक नहीं तोड़ पाए हो, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर इंक्रिप्शन नहीं है बल्कि ये अल्केमिकल सिंबल्स हैं। ये एक बहुत ही पुरानी ज़बान है जिसके शायद मैनकाइंड ने कभी इसके बारे में सुना तक नहीं होगा। ये ज़बरदस्त किस्म के कल्ट से बिलोंग करते थे जो कि डार्क आर्ट्स को परफॉर्म किया करते थे। तो वहीं से वो आदमी पूछता है कि अल्केमी, बट हमें जहाँ तक पता है कि टिचाला तो मैजिक से बिल्कुल नफरत करता है, वो तो मैन ऑफ साइंस है। डूम बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है कि कोई ना कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से उसका दिमाग चेंज हुआ ही होगा। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, ये कोई वकांडन सॉसरी नहीं है। टिचाला ने जो है यहाँ पे ट्रैप्स को सेट करके रखा हुआ है ताकि वो दस्तूरी को वो चीज़ हासिल करने से रोक सके जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। इसके लिए हमें सिर्फ जो है एक करेक्ट स्पेल और सिंपल ब्लड सेक्रीफाइस की ज़रूरत है इसको खोलने के लिए। और अगले वाले हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम वहाँ पे अपना ज़बरदस्त किस्म का एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, जिससे वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स और टेंटिकल्स आना शुरू हो जाते हैं और उसमें से जो उसका एक आदमी होता है वो उसकी जान ले लेता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस 10 लॉक्स में से वो अच्छे खासे लॉक्स खोल चुका है और अब सिर्फ 2 लॉक्स रह गए खोलने के लिए। और डूम बोलता है कि ये तो बच्चों का काम था। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि माय लॉर्ड, आप इस बारे में जानते ही होंगे कि टिचाला और शूरी ज़रूर यहाँ पे वापसी आने की कोशिश करेंगे और इस थ्रोन को वापसी हासिल करने की सारी कोशिशें करेंगे, तो आपने इसकी तैयारी किस तरीके से की है। तो वहीं से डूम बोलता है कि जो कुछ भी टिचाला और उसकी बहन करने के बारे में सोच रहे हैं उनको करने में वक्त लगेगा और इस सारे के सारे वक्त की मुझे ज़रूरत अपने इस वर्ल्ड के लास्ट 2 लॉक्स को खोलने के लिए। आफ्टर डेट मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस कंट्री के ऊपर कौन रूल करता है, चाहे वो दस्तूरी करें या ब्लैक पैंथर करें, क्योंकि मैं अपने पीछे यहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ और लाशें बिछा के जाने वाला हूँ। अब जल्द से जल्द काम पे लगो और अगले लॉक को खोलने की जल्दी करो अकेजा। टिचाला जो है वो एक बहुत ही चालाक आदमी और उसको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं।
और उसी तरह हम लोग यहाँ से यूटोपिया नेशन एक्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। और आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूटोपिया इस वक्त एक्समैन का घर है, जो कि एक अलग आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं और वो भी सारी की सारी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं। और एक्समैन ने भी अपनी एक मीटिंग बुलाई है इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टॉर्म जो है वो एक्समैन की कोर मेंबर में से एक है, मतलब ये एक्समैन के वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर में से एक है। और इस तरह पूरी दुनिया के सामने ओरोरो को जो है यहाँ पे सजा सुना देना और उसके सजाए मौत देना, ये एक्समैन के लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और इस कॉमिक्स की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो इसी तरफ देखते हैं कि साइक्लोप यहाँ पे खामोशी से देख रहा होता है, जहाँ पे इसके साथ क्लॉसस, एमा फ्रॉस्ट, वुल्वरीन और नाइट कॉलर मौजूद होते हैं। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि आखिरकार इन सब के अंदर टिछाला कहाँ है। मुझे तो ऐसा लगता था कि टिछाला और स्टॉर्म आपस में एक जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं लाला लैंड के ऊपर, लेकिन आखिरकार वो उसको छोड़ के कहाँ पे चलेगी और अभी तक अपनी प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आया है। वहीं से वुल्वरीन कहता है कि मैं इस लेडी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, काफ़ी अच्छा सवाल है, मेरे लिए मानना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कुछ अल्ट्रा कंजर्वेटिव गूंस ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया, स्टॉर्म को, और टिछाला जो इस वक्त कंट्री से बाहर है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्कॉट। तो इसी तरह हम देखते हैं कि साइक्लोप यहाँ पे खड़ा होता है, कहता है कि तुम लोगों की बात तो बिल्कुल ठीक है, दाल में कुछ यहाँ पे काला लग रहा है। तो वहीं से नाइट क्लॉजर बोलता है क्या किसी ने टिछाला को देखा है, क्या अब तक वो जिंदा भी है, या फिर क्या पता वो यहाँ पे जो है इस पूरे के पूरे कूप के बीच खत्म हो गया हो। यहाँ पर क्लॉसेस उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि ये हो सकता है कि उन्होंने उसको किडनैप कर लिया हो और अगला ट्रायल जो है वो टिछाला का ही दिखाने वाले हों। तो साइक्लोप बोलते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने टिछाला को पकड़ा होता तो वो उसके बारे में पूरी दुनिया के सामने ब्रैग कर रहे होते। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो एक सिंपल कूप से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ बगावत नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है। इसी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे साइफर आती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी स्कॉट, मुझे आपको कुछ बताना है। तो स्कॉट बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी सही वक्त नहीं है, हम लोग एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के बीच में हैं। लेकिन वहीं से साइलॉग भी आती है और कहती है कि स्कॉट मेरे ख्याल से अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि तुम हमारी बात को सुन लो। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स एकदम शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि अगले पल ही हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे टिछाला यानी कि फॉर्मर ब्लैक पैंथर और शूरी जो कि करंट ब्लैक पैंथर है, वो यहाँ पे यूटोपिया पे पहुंच चुके हैं। और यहीं से टिछाला बोलता है कि मेरे दोस्त, मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत है, वो भी जंग के बारे में। इसी तरह हम लोग यहाँ से स्टॉर्म के पास शिफ्ट होते हैं, जिसको यहाँ पे जो एक सेल के अंदर कैद किया गया है। और स्टॉर्म बोलती है कि ये सेल मुझे ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करने वाला है, तुम लोग मुझे टिछाला से छुपा नहीं सकते हो। और अगले पर वो जो दस्तूरी का राजा होता है वो आगे कहता है कि टिछाला ने खुद इस बात को मेक श्योर करा था कि ये पूरा का पूरा पैलेस जो है वो इनपेनेरेबल बन जाएगा, इसके अंदर घुसना कोई आसान बात नहीं है। और रही बात इस सेल की, तो ये सेल तुम्हें आराम से झेल लेगा, क्योंकि इसको खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ये सेल जो है खुद तुम्हारे हस्बैंड ने ही बनाया है। तो आई वंडर कि आखिरकार उसने ये क्या सोच के तुम्हारे लिए बनाया होगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो है यहाँ से शिफ्ट होते हैं यूटोपिया के ऊपर, जहाँ पे शूरी बोलती है कि सबसे पहली बात कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर समर्स, क्योंकि इस वक्त हमारे पास दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है और तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि एमा प्लीज़ प्रिंसेस, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे लिए ये समझदारी वाला काम नहीं हुआ कि मैं आप लोग को इस वक्त अपने आइलैंड के ऊपर रहने की इजाज़त दे सकूँ। वकांडन गवर्नमेंट के खिलाफ जो लीगल इशूज़ निकले हुए हैं और उसको बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके पास लॉन्ड्रिंग लिस्ट मौजूद है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट करा है और इस तरह के अलग अलग इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं। तो वहीं से शूरी एकदम खड़ी होती है और कहती है क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास है, तुम हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे भाई को तो जानते ही होगे, तुम उसके साथ काफ़ी सालों से लड़ते हुए आए हो, तुम उसकी वाइफ को हम सब में से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। क्या तुम्हें इस बात पे बिलीव है कि दस्तूरी ने जो इल्ज़ाम हम पे लगाए हैं। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है रही बात स्टॉर्म की, तो मुझे उसके सारे के सारे इल्ज़ामों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन जब तक मुझे सारी की सारी कहानी नहीं पता चल जाती कि इसके दोनों पहलू क्या हैं, मैं कुछ भी यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकता हूँ। स्पेशली जब स्टॉर्म को एक बहुत बड़े कैद खाने के अंदर रखा गया हो और तुम यहाँ पे मौजूद हो हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि स्कॉट, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें चीज़ें किस तरह से नजर आ रही है, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो, मैं यहाँ पे एक अच्छे रीज़न के लिए भागता हुआ आया हूँ। मुझे दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चुननी थी, या तो मेरी बीवी की जिंदगी या मेरी कंट्री का फ्यूचर, और मैंने अपनी कंट्री को चुना है। इसी तरह हम लोग यहाँ से रापा नुई ईस्टर आइलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे खुफिया बेस बनाया गया है ज़मीन के अंदर, जिसको इस वक्त द ब्रोकर ए वॉल्टर डेक्लॉन जो है वो यहाँ पे चला रहा है, जो कि फॉर्मर सीईओ ऑफ डैमेज कंट्रोल है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डैमेज कंट्रोल का सीईओ है इस वक्त इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर उसकी यहाँ पे सारी की सारी मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी नेटवर्क चला रहा है वो डूम नहीं चला रहा है, बल्कि वो ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा है सबके लिए, ताकि डूम का नाम सामने ना आ सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे उसने डूम के लिए उसके ज़बरदस्त किस्म के डूम बॉट्स की आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया है, और उनका पूरा का पूरा प्लान है इस दुनिया को जला के राख करने का। और वहीं से ब्लैक पैंथर बताता है कि ओवर द ईयर्स मेरे लोगों ने अलग अलग इंटेलिजेंस को जमा करा है, और हमारे पास इस तरह के रूमर्स मौजूद थे कि एक अजीब व गरीब ग्रुप मौजूद है जो कि दस्तूरी के नाम से अपने आप को बुलाता है। ये एक फंडामेंटलिस्ट का ग्रुप है, ये बहुत ही ज़्यादा डर के रहने वाले लोग हैं। उन्होंने जो है हमारी गवर्नमेंट के हर एक लेवल को जो है तकरीबन इन्फ्लेरेट कर लिया था।
उन्होंने अपने एजेंट्स को हमारी मिलिट्री में, हमारे प्रेस में, हमारे रॉयल फैमिली के अंदर तक जो है फैला दिया था। लेकिन वो बिल्कुल इनविजिबल थे, वो ठीक हमारे सामने थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम किसको ढूंढ रहे हैं और हमें किसको पकड़ना है। इस पूरी की पूरी इन्फ्लेरेशन का जो स्कोप था वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, और उनका इस पूरी की पूरी इन्फ्लेरेशन का सिर्फ एक ही मतलब था कि वो पूरी की पूरे वकांडा के ऊपर एक सर्विलियंस रखना चाहते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर नजर रखना चाहते हैं जो कि वकांडा के अंदर हो रही है। मैंने इस लीड का हर एक पॉसिबल तरीके से पीछा करा, लेकिन मुझे कुछ ना मिल सका। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो कि इस सारी की सारी फसाद की जड़ थी वो खुद मेरे सामने आ गई, मुझे तलाश करते हुए। वो चीज़ मेरे सामने आई और उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी, और उस जाल में फंसने के चक्कर में तकरीबन उसने मुझे जान से मार ही दिया था। और उस सोर्स का नाम जानते जानते तकरीबन मैंने अपनी ज़िंदगी को ही कुर्बान कर ही दिया था। इससे पहले मैंने किसी नाम के मतलब को इतनी गहराई में नहीं जाना था, क्योंकि वो नाम था डूम का। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एक्समैन इसकी सारी की सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही हैं। लेकिन यहीं से लोगन बोलता है कि खैर ये बात बताओ कि आखिरकार वो पार्ट कब आया जब तुमने अपनी बीवी को उन भीड़ियों के बीच छोड़कर अकेले निकल आए। तो वहीं से चाला बताता है कि जब मैं अपनी कॉवर्ड इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था तो मैंने सारी की सारी सिक्योरिटी लीक्स को चेक करा। मैंने सारे सर्विलेंस इक्विपमेंट, LMDs, होलोग्राफिक रिले टेक्नोलॉजी सब कुछ चेक किया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई मसला नजर नहीं आया कि ये सब कैसे हो पा रहा है। उसके बाद मैंने नैनाइट के लिए टेस्ट करा और मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर नैनाइट्स मौजूद हैं। मैंने एक ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस को क्रिएट करा जिसके जरिए मैं ये पता लगा सकूँ कि कहाँ कहाँ नैनाइट्स मौजूद हैं, और उस कैमरे के जरिए मुझे पता चला कि नैनाइट्स तो हम सबके बीच में मौजूद हैं और वो हमें पूरी तरीके से कंज्यूम कर चुके हैं। डूम ने जो है एक ज़बरदस्त और सफिस्टिकेटेड तरीका निकाल लिया था नैनाइट्स को बनाने का। उसने किसी ना किसी तरीके से इस बात को मैनेज कर लिया था कि वो इन नैनाइट्स को जो है हमारे पैलेस के खाने और पानी की सप्लाईज़ों में डाल चुका था। मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे जनरल, मेरे क्लोजेस्ट एडवाइजर्स, उन सबको जो है वो एक लिविंग कैमरा के अंदर बदल चुका था। जो कुछ भी वो देखते थे, जो कुछ भी वो सुनते थे, जहाँ कहीं भी वो जाते थे, उन सब के बारे में डूम को उनकी पूरी पूरी खबर थी। वो एक तरह से डूम की कठपुतलियां बन के रह गए थे जो कि उसके लिए जासूसी का काम कर रहे थे। और इस छोटे से मूव के जरिए डूम ने सारे के सारे वकांडा के सीक्रेट्स को हथिया लिया। मैंने अपने अंदर से कुछ नैनाइट्स को निकालने की कोशिश करी, लेकिन जब भी मैं उनको पता करने की या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था तो वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। डूम ने उनके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग करी थी कि कोई भी उनके सिग्नल को ट्रेस करेगा तो वो इम्प्लोड हो जाएंगे। मैं पूरी तरीके से फंस चुका था, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी बीवी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था ये सब बता के, क्योंकि डूम ये सब देख रहा था और वो मेरी बीवी को नुकसान पहुंचा सकता था। तो साइक्लोप बोलता है कि फिर आखिरकार तुम दोनों इस इन्फेक्शन से कैसे बाहर निकले, क्या मुझे इस बारे में बताओगे? तो टिचारा बताता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक पैंथर बनने के साथ हमारे पास कुछ एडवांटेज मौजूद होता है। हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस का जो सेंस होता है उसको हाइटेंड कर दिया जाता है। शायद डूम भी इस बात को सस्पेक्ट करता था और उसने ठीक कहा समझा। वो जानता था कि मुझे बहुत जल्द इस इन्फेक्शन के बारे में पता चल ही जाएगा। उसके बाद से ही मैंने ये पूरी कोशिश करी कि मैं पैलेस के अंदर ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था। मैं अपना सारा टाइम जो पैलेस से दूर रह के इस इन्फेक्शन से लड़ने में लगाया करता था, और सिर्फ मैंने शूरी को ही इस बारे में बताया। तो साइक्लोप बोलता है कि ये सब पता होने के बावजूद भी तुम अपनी कंट्री को वहाँ पर अकेले ऐसे ही छोड़कर आ गए। तो टिचाला बोलता है कि अगर हम दस्तूरी के खिलाफ पहले एक्शन लेने की कोशिश करते तो वो एक ऐसी जंग होती जिसमें हमें अपने दुश्मन के बारे में पता ही ना होता। वो एक इनविजिबल टाइट था। लेकिन अब दस्तूरी जैसा कि सामने आ चुका है, वकांडा को हथिया चुका है, तो हम जानते हैं कि वो लोग कौन है और कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और अब हमें पता है कि हमें किससे लड़ना है। स्टॉर्म का ट्रायल वो उन्होंने जानबूझ के सबसे पहले करा, क्योंकि डूम चाहता था कि वो मेरे हाथों को मजबूर कर दे, मुझे जला के राख कर दे। शूरी, मैं और जो कोई भी दोस्त हम गैदर कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कोर्स ऑफ एक्शन बचा है। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो तुम्हें अपने किंगडम को इन्वेड करना होगा, जिसको आज से पहले कभी किसी ने कॉन्क्योर नहीं करा है। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने ही लोगों का खून बहाना पड़ेगा। और एमा फ्रॉस्ट कहती है कि खैर ये बताओ कि डूम के मोटिव क्या हैं। आई मीन हम सब उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारी कंट्री में रेवोल्यूशन को उसने फंड करा है, तुम्हारी कंट्री से वो चाहता क्या है, आखिरकार उसका मकसद क्या है? तो वहीं से टिचाला बोलता है कि ये अर्थ के ऊपर एक मीटरॉइड के फॉर्म में आया था 10,000 साल पहले, और तब से लेके आज तक रोजाना हमारे इंसेस्टर जो हैं इसके अलग अलग सीक्रेट्स को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, और इसको कहा जाता है वाइब्रेनियम। इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये साउंड को एम्पलीफाई या मॉडिफाई कर सकती है, और ये जो है अर्थ के ऊपर पाए जाने वाला सबसे रेयरेस्ट मेटल है। और तुम जानते ही हो कि इसने इस दुनिया के अंदर क्या क्या करिश्मे करे हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको आज तक हमने सीक्रेट रखा हुआ था हर एक शख्स से, वो ये थी कि इसके जरिए मिस्टिकल एनर्जीज को भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। कोई भी मैजिक यूजर अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो उसका मैजिक बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक क्वांटम लेवल के ऊपर इन्फिनाइट फ्लो ऑफ एनर्जी पाया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला है कि वाइब्रेनियम की इस मिस्टिकल प्रॉपर्टी को इतने सदियों से हम मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके सीक्रेट्स को आज तक मास्टर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब मुझे इस बात पे विश्वास है कि डूम ने शायद इसकी चाबी ढूंढ ली है और वो उसको मास्टर कर चुका है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर डूम एक ऐसा शख्स है जिसने वाइब्रेनियम के बारे में वो प्रॉपर्टी को खोज कर लिया है जो कि शायद ब्लैक पैंथर और खुद वकांडा के लोगों को नहीं पता था, और इसीलिए इतना बड़ा थ्रेट यहाँ पे साबित हो सकता है। तो वहीं वैसे क्लॉसस कहता है कि डूम ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो इस छोटे से टुकड़े के साथ और क्या कर सकता है। तो वहीं से ब्लैक पैंथर उसको तंज मारते हुए बोलता है कि इस छोटे से टुकड़े के साथ वो तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े कर सकता है पीतरो, वो भी सिर्फ एक हाथ के इशारे पे ही। और उसके हाथ अगर 10,000 टन वाइब्रेनियम लग जाए जो कि हमारी वॉल्स के अंदर मौजूद है, तो वो अर्थ के ऊपर चलने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाएगा जिसको आज तक किसी ने देखा हो। इसी तरह हम यहाँ से स्टॉर्म के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे अपने सेल के अंदर मौजूद है और उसको खोलने की कोशिश कर रही होती है कुछ औजारों के जरिए। और हम देखते हैं कि स्टॉर्म बेसिकली एक जबरदस्त किस्म की लॉक पिकर है जिसके जरिए वो इस केज को खोल लेती है। लेकिन जैसे ही वो इस केज को खोलती है तो सामने वॉन डूम खड़ा होता है और कहता है कि योर हाईनेस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि शूरी बताती है कि हमारे पास एक स्मॉल सपोर्ट टीम है। टिचाला ने डोरा मिलाजे को एक कोवर्ट ऑप्स टीम के अंदर बदल दिया है। 5,000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हमारे पास मौजूद हैं वकांडा को रिक्लेम करने के लिए, लेकिन ये काफी नहीं है। हम जानते हैं कि स्टॉर्म तुम्हारी एक फैमिली की तरह है और डूम हम सब के लिए इस वक्त एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो तुम क्या कहते हो स्कॉट? और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ सारे के सारे एक्समैन स्कॉट की तरफ देख रहे होते हैं और वो इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि क्या उसको वकांडा की मदद के लिए आगे जाना चाहिए अपने एक्समैन के साथ या नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि काफी ज्यादा सोचने के बाद साइक्लॉप बोलता है कि देखो, ये हमारा आइलैंड यूटोपिया एक ब्रांड न्यू एंटिटी है, इसका ग्लोबल स्टेटस काफी ज्यादा नाजुक है। अभी अभी हमने थोड़ी सी इज्जत पाई है और अपना एक अलग आइलैंड बनाया है, और अगर हम तुम्हारे साथ जाके इस तरह के एग्रेसिव मूव लेंगे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में कोई अच्छी इमेज बनाने वाले हैं। तो इसलिए मैं हमारी इन्वॉल्वमेंट को तुम्हारे साथ सैंक्शन नहीं कर सकता हूँ। तो ये देख के टिचाला उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। उसी तरह 30 मिनट के बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टिचाला और शूरी जो है वो सारा का सारा जरूरत का सामान यहाँ से ले जा रहे होते हैं और अब वकांडा की तरफ बढ़ रही है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलते हैं अगर तुम स्टॉर्म को बचाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, तुम्हें उसके नाइट्स के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा जिसके जरिए डूम ने उसको इन्फेक्ट किया है। तुम ठीक कह रहे हो, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दोस्त ने उसका कोई ना कोई सोल्यूशन अब तक निकाल ही लिया होगा, लेकिन चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल होते ही जा रही हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि अगर तुम कुछ महीनों पहले मेरे पास आए होते मैं जमीन और आसमान नेक कर देता तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बात पे कोई शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक राजा बनने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि बड़ी पिक्चर की तरफ देखता है स्कॉट। मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभार हमें छोटी चीजों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है एक बड़ी चीज के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि साइक्लॉप मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि टिचाला, मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि मैं एक्समैन की इन्वॉल्वमेंट को जो है सैंक्शन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी दिल की नहीं सुन सकते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली नाइट क्रॉलर, क्लॉसस और वुल्वरीन इनका साथ देने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हो चुके हैं। और लोगन बोलता है तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वीन को रेस्क्यू करने के लिए, एक इविल विज़ार्ड को ओवरथ्रो करने के लिए और तुम्हारी कंट्री को वापसी जीतने के लिए। तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? इसी तरह हम देखते हैं कि टिचाला, शूरी और एक्समैन की जो छोटी टीम है वो वहाँ से निकलते हैं वकांडा के लिए। इसी तरह हम यहाँ से डूम के पास वापसी शिफ्ट होते हैं। तो वहीं से डूम बोलता है कि अब हम अपनी लॉक के जो है अल्टीमेट गोल के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब इसको मैं अपने मैजिक या फोर्स के जरिए नहीं हरा सकता हूं। इसके लिए मुझे एक स्पेशल टच रिक्वायर है, एक थीव्स टच, क्योंकि स्टॉर्म जो है वो जबरदस्त किस्म की एक्समैन बनने से पहले चोर हुआ करती थी जो कि लॉकर्स वगैरह खोलने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी और वो अफ्रीका के अंदर यही काम किया करती थी जब उसको चार्ल्स ज़ेवियर ने ढूंढा था। तो इसीलिए वो यहाँ से इसको लॉक खुलवाने के लिए बुलवा रहा है जो कि वो खुद नहीं खोल पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो साफ साफ मना कर देती है इस बात के लिए। तो ये देख के डूम के लोग उसके कुछ लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और मजबूरन उसको वो लॉक खोलना ही पड़ जाता है उसके लिए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि टिचाला बोलता है कि इन सिंपल टर्म्स हम वकांडा के ऊपर फ्रंटल एसेट करके नहीं जीत सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको हराना इम्पॉसिबल बात है। तो लोगन बोलता है कि ठीक है, समझ गया तुम्हारी बात, ये इम्पॉसिबल है, गॉट इट, लेकिन ये बताओ कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो वहीं से टिचाला बोलता है देखो, टेक्नोलॉजी को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वो मैंने खुद ही डिज़ाइन करी है। मैं वहाँ पे डेस्टूरी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो अगर हमारे सामने आएंगे तो वो हमसे पीछे हटेंगे नहीं और वो जंग का फैसला कर देंगे और सबके बीच मेरे अपने लोगों की बहुत ज़्यादा जान चले जाएगी। तो लोगन बोलता है कि इम्पेनेबल डिफेंस, अनलिमिटेड फायर पावर, एडवांस टेक्नोलॉजी और हम किसी को हर्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्या बात है टिचाला, तुम्हारी इस स्पीच ने तो मेरे जोश को और बढ़ा दिया है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा है। अगर आपको स्टॉर्म को बचाना है, अपनी कंट्री को वापसी हासिल करना है तो हमें कुछ लोगों की जान तो लेनी ही पड़ेगी, हम बिना जान लिए ये नहीं जीत सकते हैं। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलती यानी कि श्यूरी कि परहैप्स मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से हम वकांडा को बिना किसी का खून खराबा किए नहीं जीत सकते हैं। वहाँ पे ब्लड शेड तो लाजमी ही होगा क्योंकि ये कोई फेरी टेल नहीं है। उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, अपने हेरिटेज को धोखा दिया है। हम एक पीसफुल और ईमानदार गवर्नमेंट थे जो कि उनको चला रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उन गद्दारों का साथ देने का फैसला करा। तो अगर वो हमसे मुकाबला करना चाहेंगे तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो जेंटलमैन, किसी को पीछे हटने की कोशिश नहीं है, हम अपनी कंट्री को वापसी लेने जा रहे हैं, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शूरी जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव चल रही है, जबकि टिचाला वो बहुत ज्यादा ठंडा होकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सब शूरी की बात को ही सुनने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त वो जो है वो ब्लैक पैंथर है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम जो है स्टॉर्म से वो लॉकर को खुलवाने में लगा होता है और वो यहाँ पे लोगों के ऊपर बंदूक ताने खड़ा होता है, जिसमें से उसके लेट होने की वजह से वो एक आदमी को यहाँ पे शूट कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई गेम है वुमेन? अगर तुमने ये नहीं खोला तो मैं यहाँ पे इस कमरे में हर एक आदमी को मार दूंगा, मुझे इसके लिए फोर्स मत करो। और इसी तरह वो कहता है कि जल्द से जल्द काम पे लगो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म बेसिकली उसमें से एक और लॉक को पिक कर लेती है और अब इस वाइब्रेनियम वॉल्ट के अंदर सिर्फ एक ही लॉक रह चुका है। इसी तरह ब्लैक पैंथर, टिचाला और डोरा मिलाजे के साथ देखते हैं जो कि यहाँ पे वकांडन बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे दस्तूरी की फोर्स खड़ी हुई है। और दस्तूरी वहाँ पे आता है होलोग्राम के जरिए और कहता है, तो टूटे हुए राजा, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम तो अपने लोगों की जान भी नहीं बचा पाए और छुप के बैठ गए थे, तो अब तुम अपने लोगों की जान लेने के लिए आए हो? तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलती है कि मैं अब बात कर रही हूँ वकांडा के लोगों से, मैं तुम्हारी प्रिंसेस रीजेंट हूँ बाय द राइट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ द पैंथर गॉड। मुझे इस रोल के लिए चुना गया था, जो मुझे कहना है वो मैं दस्तूरी से जरूर कहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा वकांडा इस बात की गवाही दे। हम यहाँ पे वकांडा से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम आर्मी से नहीं, हम इसके लोगों से नहीं, हम यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ उस क्रिमिनल से लड़ने के लिए आए हैं जिसने हमारी जमीन को चुराया है हमसे। हम तुमसे लड़ने आए हैं दस्तूरी। तुमने जिस तरह से वकांडन गवर्नमेंट को टेक ओवर करा है, ये क्रिमिनल एक्ट है। हम तुम्हें एक आखिरी चांस देते हैं कि स्टैंड डाउन, और इसके जरिए सारा का सारा ब्लडशेड अवॉइड हो जाएगा। सिर्फ एक आखिरी चांस, तुम्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा काउंसिल के अंदर, तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वकांडा का कंट्रोल अभी इसी वक्त छोड़ना होगा। मेरा भाई तुम्हारा राजा वापसी आ चुका है अपनी लैंड को क्लेम करने के लिए बाय द लॉ, तो इसलिए हमारी ऑफर को कबूल करो और ब्लडशेड को अवॉइड करो। लेकिन दस्तूरी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वकांडा के लोगों को धमकी दे रही हो, तुम क्या चाहती हो कि तुम यहाँ पे आके मासूमों को सड़कों के ऊपर मारना शुरू कर दोगी और हम यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देखेंगे? तो ब्लैक पैंथर बोलती है क्या लगता है कि तुमने मुझे सुना नहीं? हम यहाँ पे वकांडा के लोगों के लिए नहीं आए हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ दस्तूरी, हम सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। और टिचाला बोलता है सही कहा ब्लैक पैंथर ने, और तुम कोई वकांडा नहीं हो। और अगली बार हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ से नाइट क्रॉलर जो है उन दोनों को यहाँ से बैंफ करके टेलीपोर्ट करता है और सीधा दस्तूरी के पास ले जाता है। और शूरी हम देखते हैं कि एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती और सीधा दस्तूरी की पकड़ के गर्दन घुमा के तोड़ देती है। और ये देखते एकदम सब चौंक जाते हैं उसके सारे के सारे सोल्जर्स, और एक्समैन भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं लड़ाई के लिए। और इसी तरह ब्लैक पैंथर बोलता है कि तुम कभी वकांडा नहीं हो सकते हो, लेकिन हम वकांडा हैं। इसी तरह रॉयल पैलेस ऑफ वकांडा के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे शूरी जो है वो उसकी जान ले लेती है। और ये देख के नाइट क्रॉलर एकदम परेशान रह जाता है और कहता है ओह माय गॉड प्रिंसेस, आपने दस्तूरी के हाई काउंसिल को जान से मार डाला, ये सब क्या हो रहा है? तो वहीं से शूरी बोलती है कि ये वॉर है, और वहीं से टिचाला बोलता है और बच्चे, जंग को इसी तरह से जीता जाता है। हमने अभी सर तो काट दिया है मॉन्स्टर का, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं है। हमें पेरिस को पूरी तरीके से दस्तूरी से फ्री करना होगा, उसके हर एक ट्रेस को यहाँ से मिटाना होगा। तो वहीं से शूरी बोलती है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरा काम है। तुम वाइब्रेनियम वॉल्ट के पास जाओ और डूम को किसी भी कीमत पे वो खोलने से रोको, तुम्हें जाके औरोरा को ढूंढना है। तो वहीं से टिचाला बोलता है क्या नाइट क्रॉलर तुम मुझे उस वाइब्रेनियम वॉल्ट तक ले जा सकते हो? वो यहीं पैलेस के अंदर मौजूद है, क्या हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं? तो नाइट क्रॉलर बोलता है कि हाँ आसानी से। और अगले पल हम देखते हैं कि वो टिचाला को अपने साथ पकड़ के टेलीपोर्ट करता है, लेकिन अगले पल वो दोबारा बाउंस बैक होकर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ब्लैक पैंथर पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या था? तो नाइट क्रॉलर बोलता है कि यार आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जिसके सामने मैं जाके टकरा गया हूँ। लगता है कि डूम ने इसके बारे में कोई ना कोई तरीका निकाल के रखा हुआ ही था और उसने तुम्हारी पावर को नलीफाई कर दिया है। लगता है कि वो इस वक्त हमें जो है मॉनिटर कर रहा है और उसको पता है कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। इसी तरह डूम बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए, और ये मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, तो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है इस लॉक को खोलने के लिए, वरना टिचाला यहाँ पे आएगा तो उसको लाशों के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है। वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि मैं आखिरकार तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि मैं इसको नहीं खोल सकती हूँ, ये कोई मैकेनिकल लॉक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ये मेरे स्किल से बियॉन्ड है। और इसका जवाब हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे तुम मेरे सामने कितने भी लोगों को क्यों ना मार दो, मैं इस वॉल्ट को खोल ही नहीं सकती हूँ। तो डूम बोलता क्या वाकई में तुम ये चाहती हो कि मैं सबको मार दूं? वकांडा की सड़कों के ऊपर जब खून की नदियां बहेंगी तो जरूर कोई ना कोई तो जवाब इसका देगा ही। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ से वकांडन बॉर्डर के ऊपर क्लॉसेस वगैरह सब तैयार खड़े हुए हैं, और क्लॉसेस पूछता है कि आखिरकार ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लोगन, ये अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन इस तरह नाइट कॉलर आता है और कहता है कि लोगन प्लीज हमें यहाँ से निकलना होगा, और अगले बार नाइट कॉलर उनको टेलीपोर्ट करके यहाँ से ले जाता है। और इसी तरह डोरे मिलाजे की जो लीडर होती है वो कहती है कि जनरल जो है वो इसी तरह हमेशा यहाँ पे खड़े रह के इंतजार नहीं करने वाले हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आने ही हैं, और अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो वो सब कुछ अपने कमांड में ले लेंगे, यानी कि वो हमारे खिलाफ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें इस पूरी की पूरी जंग को 1 घंटे तक रोक के रखना ही होगा किसी भी कीमत के ऊपर। सिर्फ 1 घंटा तुम मुझे दे दो, और अगर मैं उसमें वो ना कर पाया तो फिर ये समझना कि हम सब मर चुके हैं। तो वहीं से वो बोलती है अनेका, जो कि इस वक्त लीडर ऑफ डोरे मिलाजे है,
कि सिस्टर्स, हमें एक सेक्रेट ड्यूटी दी गई है हमारे किंग और हमारी प्रिंसेस की तरफ से। हम 500 हैं और हमारे सामने 50,000 वकांडन आर्मी के सोल्जर और 30,000 वकांडन नेवी के सोल्जर्स खड़े हुए हैं। हिस्ट्री ने ये बताया कि मैन विद ऑड जो है वो हमेशा जीता करते हैं। हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना है ताकि इन हॉल्स के दरमियान हमारे एंसेस्टर्स की तरह हमारा नाम भी गूंज सके। हम उन मर्दों से लड़ेंगे और उन मर्दों की जान ले लेंगे, क्योंकि हम हैं डोरा मिलाजे, द डॉटर ऑफ द 18 ट्राइब्स ऑफ वकांडा। वी आर द टीथ ऑफ द पैंथर गॉड। 10,000 पैदा होते हैं तो उसमें से एक हम जैसी वॉरियर वुमेन पैदा होती है। हम वुमेन है ऑफ द एंशिएंट लैंड, डेडलीस्ट ऑफ द स्पीशीज। और अब हमारा वक्त आ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सबको जोश दिलाती है अपनी स्पीच के जरिए और सारे के सारे डोरा मिलाजे के मेंबर आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह अगर हम वकांडन फोर्सेस के पास शिफ्ट हो तो वो लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है क्योंकि डस्टूरी ऑलरेडी मर चुका है। तो उनका जो कैप्टन होता है वो यही बात का फैसला देता है कि हमें जो है उन सबको जान से मारना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पहुंचकर कहता है कि यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग क्लॉसस को आगे करते हैं जो कि सारी की सारी गोलियां खा रहा होता है। और इसी तरह ब्लैक पैंथर और वुल्वरीन यहाँ पे अंदर घुसते हैं और यहाँ घुसने के बाद वो सबको चीर फाड़ना शुरू करते हैं। और इसी तरह स्टॉर्म बोलती है विक्टर वॉन डूम से कि टिचाला तुम्हारे लिए आ रहा है डूम, वो तुम सबको यहाँ पे जान से आगे मार देगा। डूम बोलता है कि हाँ वो यहाँ आएगा जरूर, वो इसकी कोशिश भी जरूर करेगा, लेकिन वो उसमें बिल्कुल वैसे ही फेल होगा जिस तरह वो अब तक हर चीज के अंदर फेल होता आया है। तुम्हारा हस्बैंड और मैं जो एक दूसरे के लिए एक परफेक्टली मैच हैं और हम लोग काफी सालों से एक दूसरे से दुश्मनी करते आ रही हैं, लेकिन मैं चेस का वो मास्टर हूँ जो कि तुम्हारी हस्बैंड की हर एक छोटी छोटी चाल के ऊपर बहुत लंबे अरसे से नजर रख के चल रहा है। टिचाला को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक ट्रैप बिछा रहा है, लेकिन असल में मैं हूँ जो कि उसको अपने ट्रैप के अंदर बुला रहा हूँ। लेकिन उसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है कि वो इस बात को समझ नहीं पाएगा और वो मेरे ट्रैप में हंसी खुशी चलते हुए आ जाएगा। और एज अ रिजल्ट मैंने सब के जरिए वो कर दिखाया है जो कि इतनी सदियों के अंदर कोई ना कर सका। मैंने वकांडा को कॉन्क्यूर करा है। टिचाला जो है वो एक डिफीटेड मैन है। उसने मेरे सामने बस मेरा एक आखिरी फाइनल चैलेंज छोड़ा है, एक लॉक, लेकिन एक पजल की तरह। अब मुझे इसको खोलने के लिए बिल्कुल वैसा ही सोचना होगा जिस तरह टिचाला सोचता है। और जब से ही मैंने उसका पीछा करना शुरू करा है मैंने उसकी तरह सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वकांडा को कॉन्क्यूर करके उसकी हर एक चीज के ऊपर काबू पाना है तो मुझे उसकी तरह सोचना ही होगा। और इस ट्रैप के अंदर फंसाते फंसाते मैंने तकरीबन उसकी जान ही ले ली थी। देखो, इस वक्त ये मायने नहीं रखती कि बैटल कौन जीतने वाला है, बल्कि मायने रखती है बात कि वॉर कौन जीतेगा। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डोरा मिलाजे के पास, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डोरा मिलाजे जो है वकांडन आर्मी से एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही है। मतलब ये वुमेन्स जो है वो वाकई में वॉरियर वुमेन्स हैं और इनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। और ये देख के जो उनका कैप्टन होता है वो एकदम डर जाता है और कहता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं शूरी के पास जो कि यहाँ पे सबको मार रही होती है, लेकिन ये देख के नाइट कलर काफी घबरा रहा होता है और कहता है कि प्रिंसेस, उस आदमी ने अपने हथियार नीचे कर दिए थे। तो वो कहती है कि वो मेरे रास्ते के अंदर था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि केयरफुल किड, मेरे ख्याल से तुम यहाँ से चले ही जाओ, तुम ये सब संभाल नहीं पाने वाले। क्योंकि दरअसल नाइट कॉलर का जो कैरेक्टर है वो कुछ इसी तरह से है कॉमिक्स में कि वो मार धाड़ के बहुत ज्यादा ही खिलाफ है। वो किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं मारता है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि चर्च जाता है, जो कि गॉड के बहुत ज्यादा करीब है, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत बड़ा एक गुनाह की तरह है। तो इसलिए उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन हम यहीं ब्लैक पैंथर को देखें यानी कि शूरी को, तो वो यहाँ पे बहुत बेरहमी से अपने ही लोगों को मार रही है और उसको उनके ऊपर जरा भी रहम नहीं आ रहा है। और ये देख के हम देखते हैं कि लोगन भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और नाइट कलर की तरफ देख रहा होता है। इसी तरह कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि क्लॉसस यहाँ से जो है यहाँ पे शूरी की मदद करके सारे के सारे डस्टूरी जैमर्स को बेकार कर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली यहाँ पे जो है सारी की सारी टैग के ऊपर अपना कमांड वापसी हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि उनके एक मेंबर जो है यहाँ पे टैग रूम के अंदर पहुंच जाती है और उनको बता रही होती है प्रिंसेस शूरी को कि हम लोग जो है तकरीबन अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बाहर डोरे मिलाजे ने भी बहुत अच्छा काम करा हुआ है सारी की सारी आर्मी को रोक के। लेकिन जरा एक मिनट प्रिंसेस, मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ एक जबरदस्त किस्म का एनर्जी सिग्नेचर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 80 डस्टूरी और 20 डूम बॉट्स जो है वो कहीं से अचानक आ गए हैं। प्रिंसेस क्या आप सुन सकती हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे वुल्वरीन, क्लॉसस और शूरी के सामने जबरदस्त किस्म से पूरी की पूरी आर्मी पहुंच चुकी है और उसके अंदर डूम बॉट्स भी शामिल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम यहाँ पे जो है बेसिकली उस लॉक को खोलने के अंदर लगा हुआ है जो कि आखिरी फाइनल लॉक है। और वो कहता है कि मुझसे बात करो, तुम क्या चाहते हो। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ सामने से एक होलोग्राम टाइप की चीज आती है जिसमें से वो बोलता है तुम इस चीज को तभी पास करके जा सकते हो जब मैं इस बात को जान लूंगा कि तुम बिल्कुल प्योर हो। तो विक्टर वॉन डूम बोलता है कि इंटरेस्टिंग। वहीं से स्टॉर्म बोलती है तो तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल गया विक्टर, इसने कहा है प्योरिटी। टिचाला ने इस लॉक को इसलिए बनाया है ताकि इसको कोई और बीट ना कर सके। ये लॉक सिर्फ वही खोल सकता है जिसके इरादे नेक हैं, जिसका दिल साफ है, और तुम्हारा दिल बिल्कुल भी साफ नहीं है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डूम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि प्योरिटी। और इसी तरह डूम वहाँ पे अपनी आंखें बंद करता है और सारी की सारी चीज़ों को सोचना शुरू करता है जहाँ पे वो देख रहा होता है कि किस तरह से डोरा मिलाजे लड़ रही है। वही हम देखते हैं कि वुल्वरीन और एक्समैन जो है बाकी के शूरी के साथ लड़ रहे हैं। उसी तरह टिचाला के ऊपर वकांडन आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे अलग अलग शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं बैटल का जो पूरा स्केल है वो कितना ज्यादा बड़ा और कितना सीरियस चल रहा है। जहाँ पे ब्लैक पैंथर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। नाइट कलर पागल हो चुका है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, इतने ज्यादा लोग कैसे मर रहे हैं।
वहीं से नाइटक्रॉलर चिल्लाता है कि आखिरकार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लोग हैं। तो वहीं से वो कहती है शूरी कि तुम्हें आखिरकार हो क्या गया है, इन लोगों ने अपना राइट मर्सी का तभी खो दिया था जब इन्होंने हमारे खिलाफ बगावत करने की सोची थी, ये सब अपने ऊपर खुद लेकर आए हैं। लेकिन नाइटक्रॉलर भी चिल्लाता और कहता है लेकिन आप इनकी लीडर हैं और आपकी लैंड इस वक्त एक क्राइसिस के अंदर है प्रिंसेस, आपके लोग आपको एग्जाम्पल की तरह सेट करेंगे। क्या आप वाकई में ये सारा का सारा ब्लड शेड करके इस बात को बताना चाहती हैं कि आपकी डिफाइनिंग क्वालिटीज में से यह क्वालिटी है कि जब आपने राज करा था वकांडा के ऊपर तो आपने अपने लोगों का ही खून लिया था। तो वहीं से हम देखते हैं कि शूरी इसकी बात सुन के अपना मार्क्स उतारती है, कहती है लगता है कि तुम हमें समझ नहीं रहे हो कर्ट वेंगर। वकांडा जो एक ऐसी नेशन है जो कि इस तरह के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचों बीच है जहाँ पे कभी भी पीस का कोई नामो निशान नहीं था। हमारा कल्चर, हमारा आर्ट, हमारी टेक्नोलॉजी ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हम इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते अगर हम इस तरह से एक्ट नहीं करते अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए अग्रेसिवली और फियर्सली। तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंसेस रीजन ऑफ वकांडा नहीं हूँ बल्कि मैं इस अर्थ के ऊपर होने वाली पैंथर गॉड का अवतार हूँ, उनका क्लॉ हूँ। तो खुद से ये पूछ के देखो एक पैंथर क्या करता जब उसकी डैन के ऊपर कोई हमला कर देता, वो यही करता। उसी तरह टिचाला बोलता है कि शूरी मैं वॉल के पास पहुंच चुका हूँ और लगता है कि डूम अंदर ही मौजूद है। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम डूम से अकेले मुकाबला नहीं करना। लेकिन वहीं से टिचाला बोलता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और अगले पल हम देखते हैं कि टिचाला उससे अकेले ही मुकाबला करने के लिए अंदर घुसता है और शूरी चिल्ला के उसको मना कर रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम ने यहाँ पे उसको बांध के रखा हुआ होता है, कहता है एक जबरदस्त किस्म का बहादुर जांबाज जिसने इस पूरे के पूरे कैसल को बर्बाद करके अंदर घुसने का फैसला करा ताकि वो अपनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को बचा सके, अपने किंगडम को बचा सके एक इविल सॉर्सरर से। क्या कहानी लगती है ना ये। लेकिन अफसोस के साथ आज की कहानी में एक ट्विस्ट मौजूद है। अब इस नाइट को जो है दोनों में से एक चीज को चूज करना होगा, या तो अपनी लवली प्रिंसेस को या ट्रेजर ऑफ द किंगडम जिसके ऊपर इसकी पूरी की पूरी कंट्री बनी हुई है। मैं तुम्हें सिंपल एक चॉइस दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी बीवी की जिंदगी या वाइब्रेनियम। इस लॉक को खोलने की चाबी मुझे अगले 5 सेकंड के अंदर बता दो वरना मैं तुम्हारे प्यार की जान आज ले लूंगा। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे विक्टर वॉन डूम जो है टिचाला को मुकम्मल तौर पर फंसा चुका है और वहाँ पे काउंटडाउन शुरू कर देता है। वहाँ पे अपनी रिपल्सर जो है स्टॉर्म की सर की तरफ ले आता है और काउंटडाउन कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो काउंटडाउन खत्म हो जाती है और वहाँ पे टिचाला कुछ बोलता नहीं है। तो वहीं से वो बोलता है कि वाओ ये काफी डिलीशियस था, इस तरह की समझदारी करोगे तो शायद तुम एक ना एक दिन जीत ही जाओगे। तो वो बोलता है कि जीत जाऊंगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो अगले पल वो बोलता है कि हाँ विक्ट्री, और वो स्टॉर्म को मार के उसकी तरफ फेंक देता है। लगता है कि आज हमारे नाइट ने जो है प्रिंसेस को कमा ही लिया है। फेयरवेल टिचाला, ये गेम मुझे बहुत पसंद आया और मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गया हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से विक्टर वॉन डूम एक पोर्टल का दरवाजा खोल के गायब हो जाता है। तो वहीं से टिचाला उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल चुका होता है और अगले पल वो अपने वॉल के दरवाजे खोलता है। और जब वो वहाँ पे वॉल के दरवाजे खोलता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, वहां से सारा का सारा वाइब्रेनियम गायब हो चुका है। और वहीं से विक्टर वॉन डूम उसके लिए लिख कर गया है दीवार के ऊपर, चेकमेट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डूम वॉर की स्टोरी के अंदर हमें इसकी बैक स्टोरी भी इसी कॉमिक्स के अंदर बताई जाने वाली है, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो आज बेसिकली हमें शूरी जो है ब्लैक पैंथर वो इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रही है कि ये जंग कैसे शुरू हुई और वो बताती है कि ये एक एक्ट ऑफ मर्डर से स्टार्ट हुआ था। जब स्क्रल वॉर हुई अर्थ के ऊपर तो उसकी वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल सिचुएशन जो थी वो अनस्टेबल हो चुकी थी और इस बात को डूम ने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा और अपना पावरफुल मूव चला। उसने मेरे भाई को ट्रिक करा और एक कॉवर्ट मीटिंग के ऊपर बुलाया। उसने टिचाला के ऊपर अटैक करा। टिचाला का जो डोरा मिलाजे जो उसका बॉडीगार्ड था वो पूरा का पूरा उसको प्रोटेक्ट करते करते अपनी जान गंवा बैठा। मेरे भाई का बच जाना है वो एक बहुत ही बड़ा मिरेकल था। उसको हम सिर्फ जिंदा साइंस, मैजिक और उसकी बीवी के जबरदस्त किस्म के प्यार से ही रख पाए हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। उसकी इंजरीज वो काफी ज्यादा ड्रेडफुल थी। हमने इस अर्थ के ऊपर होने वाली हर एक मेडिकल अटेंशन उसको दे दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टिचाला अब दोबारा कभी ब्लैक पैंथर का मेंटल लेने के काबिल नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे कंधों पे आगे गिर गई और मैंने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल भी हल्का नहीं लिया। डूम का प्लान एक अटैक से कुछ ज्यादा ही था। उसने पूरे के पूरे रॉयल फैमिली को, रॉयल पैलेस को नाइट्स के जरिए इन्फेक्ट कर दिया था। वो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस जो थी वो हमारे अंदर मौजूद थी, जिसके जरिए वो सब देखता था जो हम देखते थे, वो सब सुनता था जो हम सुनते थे। इसके ही जरिए उसको सिक्योरिटी और मिलिट्री के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके थे। टिचाला और मैं ही सिर्फ वो 2 लोग थे जो कि अनइन्फेक्टेड बचे थे। लेकिन अब टिचाला जो है ना ही अपनी वाइफ की मदद कर सकता था और ना ही अपनी मिलिट्री की। तो टिचाला जो कि एक मैन ऑफ साइंस है वो जो है मैजिक की तरफ चले गया और उसको पता था कि अगर उसको डूम से मुकाबला करना है तो उसको डूम की सॉर्सरी को चुनौती देनी ही होगी। अल्केमी जो कि एक एंशिएंट मैजिक से उसके जरिए उसको इनहेंस स्ट्रेंथ दी गई और मैजिक के खिलाफ लड़ने की ताकत दी गई। टिचाला इस बात को जानता था कि बहुत जल्द डूम जो है अपना जबरदस्त किस्म का अटैक जो है वो तो वकांडा के ऊपर बोलने ही वाला है। ये तो मैटर ऑफ टाइम की बात है। तो टिचाला को उससे लड़ने के लिए मसल की जरूरत थी। तो टिचाला मदद के लिए डोरा मिलाजे कबीले के पास गया। ये वो कल्ट ऑफ वॉरियर वुमेन है जिन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी डेडिकेट करी थी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए।
वहाँ पे जो डोरा मिलाजे की नई लीडर अनिका थी, उन्होंने जो है इस बात का फैसला करा कि वो टिचाला का साथ देंगे इसकी पूरी की पूरी इस मसले के अंदर। और उन लोगों ने जो है अपने लोगों को ट्रेन करना शुरू करा एक नए फॉर्म ऑफ कॉम्बैट के साथ, जिसके अंदर साइंस और सॉर्सरी दोनों को ही मिक्स करके बनाया गया था। और यही इनके फाइटिंग स्टाइल का सबसे ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, टिचाला ने हर एक चीज़ को ट्राई करके देख लिया अपने ऊपर, जिसके जरिए वो इन नैनाइट के इन्फेक्शन को डिफीट कर चुके। लेकिन वो हर टाइम जो उस करने में इसको फेल हो जाता था। वो जानता था कि कभी भी किसी वक्त भी जो है डूम इन नैनाइट्स को जो एक्टिवेट कर देगा और उनकी बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का चेंज शुरू हो जाएगी। वो अपना सब कुछ खो बैठेगा, अपनी रॉयल फैमिली, अपनी बीवी और हर किसी से जिससे वो प्यार करता है। वो मुकम्मल तौर पर सबके बीच फंस चुका था। डूम ने जो है इस पूरे के पूरे गेम को एक चेस मास्टर की तरह खेला है। उसने अपना हर एक मूव जो है बहुत ज़्यादा खामोशी से आगे बढ़ाया है। इंस्टेड के वो पूरी की पूरी एक ओपन हमारे खिलाफ जंग करता वकांडा के ऊपर, जिससे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो बन जाता। उसने सीक्रेटली दस्तूरी को जो है फंड करना शुरू करा और एक तरह की सिविल वॉर क्रिएट करवाई हमारी कंट्री के अंदर। इसके अंदर जो डूम का पार्टनर है वो द ब्रोकर है, AKA वॉल्टर डेक्लॉन, फॉर्मर CEO ऑफ डैमेज कंट्रोल, जिसका म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन फार्मूला वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। और उसी की वजह से जो तुम्हारी सिविल वॉर हुई थी अमेरिका के अंदर, उसी MGH फार्मूले की वजह से ही तुम्हारी कंट्री के अंदर सिविल वॉर का इवेंट भी हुआ था। और उसी ट्रेल को फॉलो करते करते मैं डेक्लॉन के पास पहुंची, लेकिन डेक्लॉन जानता था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ और उसने मुझे ट्रिक करने की कोशिश करी। उसने मुझे ट्रिक करा कि मैं नेमोर से ही लड़ने पर मजबूर हो गई। और मैं इस बात को मानती हूँ कि नेमोर से मुकाबला करना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल काम था। लकीली टिचाला के पास अभी कुछ दोस्त बचे थे जो कि उसका जंग में साथ दे सकते थे। हमने एक साथ मिलकर ब्रोकर के ऊपर अटैक करा, लेकिन हमें फिर बाद में जाके ये बात पता चली कि वो दरअसल सारा का सारा अटैक भी जो करवाया गया था वो डूम के ही प्लान का हिस्सा था। वो हमें जो है यहाँ पे ब्रोकर के ऊपर लगा देना चाहता था ताकि हम ये सब ना देख पाए कि डूम आखिरकार क्या कर रहा है वकांडा के अंदर और उसके क्या प्लान हैं। डूम के कमांड के ऊपर दस्तूरी जो है वकांडा के ऊपर बहुत ज़्यादा रोज कर गए। उन्होंने हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हथिया लिया और उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने स्टॉर्म को जो है ट्रायल के ऊपर खड़ा कर दिया अपनी ज़िंदगी के लिए। और जब हम लोग यहाँ पे इधर उधर भटके हुए थे और काउंटर मूव ढूंढ रहे थे डूम से लड़ने के लिए, तो डूम ने अपने असली एंड गेम को अकॉम्प्लिश कर लिया। उसका एंड गेम ये था कि वकांडा के अंदर जितना भी रिफाइंड वाइब्रेनियम मौजूद है, जो कि इस वक्त हमारे रॉयल पैलेस के अंदर है, उसको वो हासिल करना है बाय एनी मीन्स नेसेसरी। रही बात अभी की, तो टिचाला और मैं यूटोपिया गए थे और हमने एक्समैन साइक्लॉप से मदद मांगी, लेकिन उसके एक्समैन ने मदद करने से तो मना कर दिया। खैर, साइक्लॉप के मना करने के बावजूद भी 3 एक्समैन जो थे उसके उन्होंने हमारी कॉल को आंसर किया। डोरे मिलाजे ने यहाँ पे वकांडा इन मिलिट्री को जो है एक किनारे पे लगा के रख दिया है। अनेका जिसके पास एक 500 सोल्जर्स मौजूद थे, उसने वकांडा की 70,000 ट्रूप्स को एक तरफ कर दिया है। वाइल एट द सेम टाइम एक्समैन का नाइट कॉलर जो है उसने वो मुझे और टिचाला को टेलीपोर्ट करके पैलेस के अंदर लेकर गया, जहाँ पे हमने वो कर दिखाया जो हमें करना ही था। अब जैसा कि दस्तूरी और उसके सारे लीडर्स जा चुके थे जो कि इन लोगों को जंग के खिलाफ भड़काते, तो अब वो लोग अपना मोमेंटम खो चुके थे। और जो लोग वकांडा के लिए अभी भी लॉयल थे, उन्होंने हमारे खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया। ये पूरी की पूरी बैटल जो है इससे भी बहुत ज़्यादा बदतर हो सकती थी, जहाँ पे लोगों का खून नदियों की तरह बह जाता। लेकिन लगता है कि डूम ने हमारी नेशन को बहुत ज़्यादा कम समझा था। हमारे लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ वेपन उठाने से मना कर दिया और उन्होंने खामोशी से सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टिचाला जो है वो हंड्रेड्स ऑफ दस्तूरी एजेंट्स और डूम बॉट से लड़ता हुआ वाइब्रेनियम वॉल तक पहुंचा, जहां पे उसने अलग अलग किस्म के डजन लॉक्स लगाए हुए थे। हर एक लॉक पिछले लॉक से ज्यादा खतरनाक किस्म का था। जितना इम्पॉसिबल इसको सुनने में लगता है, उतना ही इम्पॉसिबल इसको मानना भी है कि डूम ने वहां पे सारे के सारे लॉक्स को डिफेट कर दिया और वाइब्रेनियम का हर एक आउंस वहां से चुरा के ले गया है। सो अब जैसा कि मैं जानती हूँ कि पूरे के पूरे पैलेस के अंदर अभी भी इन्फेक्शन मौजूद है, तो इसलिए मैंने अपनी एयरफोर्स को इस बात का ऑर्डर दिया है कि पूरे के पूरे कैपिटल सिटी को कारपेट बॉम्ब कर दिया जाए, ताकि हम वकांडा को दोबारा जो है डार्क एजेस के अंदर वापस ले जाएं। और अभी की बात की जाए तो हम तुम्हारे पास दोबारा आए हैं, डूम के सबसे पुराने दुश्मन और टिचाला के सबसे पुराने दोस्त। हम डूम को अकेले नहीं हरा सकते हैं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर हम एक साथ हो जाएं तो शायद हमारे पास चांस है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि शूरी ने यहाँ जो मैं पूरी की पूरी महाकथा सुनाई है, वो दरअसल हमें नहीं सुना रही थी बल्कि फैंटास्टिक 4 को सुना रही थी, जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या उसने सारा का सारा वाइब्रेनियम चुरा लिया है, तो वहीं से टिचाला बोलता है 10,000 टन। कैसे, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो आखिरी लॉक था वो एक प्योरिटी लॉक था जो कि उस आर्क के अंदर था। ये कोई ऐसा लॉक नहीं था जिसको टेक्नोलॉजी या दिमाग के जरिए खोला जाए, ये एक ऐसा लॉक था जो कि साइको स्पिरिचुअल पॉलीग्राफ था। इसके जरिए जब वो इंसान वहाँ पे दाखिल होता है तो उसके सोल को चेक किया जाता है कि वो उसके अंदर कितनी प्योरिटी मौजूद है। और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि डूम ने आखिरकार इस वाले लॉक को कैसे खोल लिया। इसी तरह वाइब्रेनियम वॉल्ट के अंदर 36 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डूम जो है बेसिकली जब उसको बताया जा रहा था कि ये एक प्योरिटी लॉक है, तो वहीं अगले पल वो अपना पूरा का पूरा आर्मर साथ साथ अपना मास्क भी उतार देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल अनगार्डेड हूँ, मैं बिल्कुल नंगा हूँ और मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं ऑफर करता हूँ कि तुम मुझे जज करो। तो वहीं से आवाज आती है, तो ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जज किया जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि डूम के ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन इसी तरह हम लोग दोबारा यहाँ से शूरी वगैरह के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उनका वेपन डिजाइनर जो होता है वो कहता है कि प्रिंसेस मेरी टीम ये बता रही है कि हम लोग जो है ऑर्डर को रिस्टोर करने में लगे हुई हैं।
जो सप्लाई हमें डॉक्टर रिचर्ड ने यहाँ पे लाके दी है, उसके जरिए हम पावर को एक ही दिन के अंदर वापसी लेकर आ सकते हैं। डस्टूरी के स्ट्राइक ग्रुप जो हैं वो अभी भी कुछ टेरिटरीज के अंदर इफेक्टिव हैं, जो कि खासकर जंगल की तरफ से लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं से शूरी बोलती कि डैम, और हमारे पास के अलावा क्या खबर है। तो उस तरह डोरा मिलाजे के लोग भी बता दें कि किस तरह हमने कुछ स्प्लिंटर सेल्स ग्रुप्स को पकड़ा है, लेकिन उनके अंदर से कोई बात नहीं निकल पा रही है। और इसी तरह एक और रिपोर्ट बताई जा रही होती है कि 2 रिमोट पोस्ट के ऊपर पता चला है कि वहाँ पे कुछ सर्वाइवर्स मौजूद तो हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आए थे जिनके पास इस तरह के हेलमेट्स थे, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। तो द थिंग बोलता है कि डूम बॉट्स ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड मैंने इनकी काफ़ी बार शामत बुलाई है और रीड ने उनको हैक कर लिया था और अपने घर के अंदर कुकीज़ बनाने का काम करवाता है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि टिचाला ने मुझे ये बताया था कि डूम जो है वो सॉर्सरी का इस्तेमाल करेगा वाइब्रेनियम को एक सुपर वेपन के अंदर बदलने में। हो सकता है कि डूम इसके जरिए अपने डूम बॉट्स और हो सकता है कि अपने आर्मर को भी अपग्रेड करने की कोशिश करे। तो वहीं से वो कहता है कि हम लोग इतने सालों से, इतनी सदियों से जो है इसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक नहीं कर पाए। और अगर डूम ने सच में इसका तरीका निकाल लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, तो बाय द ऑल गॉड्स डूम यहाँ पे हर किसी को साफ करके रख देगा और कोई कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ने वाला है। उसी तरह हम लोग यहाँ से वॉल्टर डेक्लॉन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डूम यहाँ पे पहुंचता है। ब्यूटीफुल, लेकिन तुम देख सकते हो कि ये भी सिर्फ एक मेटल का बहुत बड़ा सा स्लैब है और कुछ नहीं। तुम इस बात को जानते हो कि टिचाला इसको पाने के लिए जमीन और आसमान एक कर देगा। तो आखिरकार हमारी मिलिट्री उससे फाइट करने के लिए कितनी ज्यादा तैयार है। तो वहीं से डूम हम देखते हैं कि अपनी कुछ चीज़ों को सेटअप कर रहा होता है, कैंडल्स वगैरह को, और कहता है कि आप पुरानी औरतों की तरह सोचना बंद करो। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दे ही सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें टाइम खरीदने के चक्कर में मुझे काफ़ी महंगा पड़ सकता है, अच्छा खासा स्टाफ, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स और रिश्वतें देनी पड़ेंगी। तो डूम बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम अपना पार्ट करो और मैं अपना करता हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि डूम बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे वाइब्रेनियम स्लैब के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि 10,000 टन का है, और वो यहाँ पे अपनी रिचुअल्स परफॉर्म करने लगा, जिसके जरिए वो उसकी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज को अनलॉक करने वाला है। और यहीं से हम देखते हैं कि सू वगैरह यहाँ पे आती है और वो पूछती है, क्या तुमने मुझसे ये कहा कि डूम यहाँ पे आके खड़ा हुआ था और वो नंगा इसके सामने था, अनआर्म्ड? तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल निहत्था इसके अंदर गया था। टिचाला सोच पड़ जाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार डूम ने इस आर्क को पास कैसे कर लिया। ये एक प्योरिटी आर्क डिटेक्टर है, ये एक अल्टीमेट लाई डिटेक्टर है, ये इंसान के माइंड के डीपेस्ट पार्ट्स के अंदर जाके उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करता है। इसको पागल बनाना वो इम्पॉसिबल सी बात है। तो आखिरकार डूम ने इसको ट्रिक कैसे किया। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डूम के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि ये कौन सी जगह है। तो वहीं से आवाज़ आती है कि तुम कहीं पे नहीं हो, ये प्लेस कभी एग्जिस्ट ही करती नहीं है, तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। इस मूवमेंट के अंदर सिर्फ सवाल ये है कि तुम कितने ज़्यादा प्योर हो। मैं तुम्हारे सोल के अंदर जागने की कोशिश करूंगा विक्टर वॉन डूम, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी हुई, तुम्हारी मोटिवेशंस के अंदर थोड़ी सी भी खोट हुई, तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। मैं हूँ बास्ट, पैंथर गॉड ऑफ वकांडा। मुझसे झूठ बोलोगे डूम तो मैं तुम्हें डिवॉल्वर कर जाऊंगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये पैंथर गॉड है इनका, जिसको वकांडा के लोग मानते हैं, जिसकी जैसे पूरा का पूरा वाइब्रेनियम से उसकी पूजा करते हैं। और यही बेसिकली एक अल्टीमेट टेस्ट है कि इनका गॉड इनकी प्योरिटी को चेक करेगा वाइब्रेनियम को लेने से पहले। तो वहीं से डूम बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और जब मैंने इस आर्क के अंदर कदम रखा था तो मैं जानता था कि मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। लेकिन इस बात को जान लो कि मैं आज तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि इससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताई है। मैं अपने माइंड और सोल और अपने हार्ट को तुम्हारे सामने खोल के रखने वाला हूँ, और इससे पहले ये किसी को नहीं करने दिया मैंने। इसी तरह हम देखते हैं कि गॉड बास्ट जो है इसको अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी ब्रेवरी है या तुम्हारा गुरूर है जो तुम इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे हो। तो डूम उससे आंखें मिलाता और कहता है कि दोनों में से कुछ भी नहीं, ये मेरा फेथ है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। लुक इनटू माय सोल कैट गॉड, देखो मेरे अंदर और देखो अपनी आंखों से कि डूम का सच क्या है। उसी तरह हम देखते हैं कि बास्ट वहाँ पे जो है बेसिकली अपनी आंखों के जरिए उसका सोल को जज करना शुरू करता है, जहाँ पे डूम चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सोल्जर्स आते हैं, बताते हैं कि माई किंग एक हेवीली आर्म्ड डस्टूरी की जो है टीम यहाँ पे आई है और उन्होंने प्रेस के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। तो टिचाला बोलता है क्या ये सब कुछ कभी खत्म होगा भी कि नहीं। तो स्टॉर्म बोलती है कि मैं इसको हैंडल कर लूंगी, तुम यहाँ पे रीड के साथ काम करो, डूम को ट्रैक करने में लगे रहो, तुम्हें इस वक्त वाइब्रेनियम को ढूंढ नहीं होगा। तो टिचाला बोलता है कि रो मुझे मदद करने दो। तो कहती है कि प्लीज, डूम ने मेरे दोस्तों को मेरी आंखों के सामने मर्डर करा है, मुझे इसकी जरूरत है। तो वहीं से सू बोलती लगता है कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि स्टॉर्म को तुम्हारे बैकअप की जरूरत होने वाली है। तो सू बोलती है कि जरा मजाक मत करो, मुझे इसको देखना ही होगा, इस वक्त उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि इतने सालों से मैं यह समझता आ रहा हूँ कि डॉक्टर डूम जो वो मेरा पर्सनल नेमेसिस है, लगता है कि ये मेरा गुरूर था और कुछ नहीं। तो टिचाला बोल, मैं डूम से इतने लंबे अरसे से तो लड़ता हुआ नहीं रहा हूँ रीड, और मैं तुम्हारी दफा बार बार भी उससे नहीं लड़ चुका हूँ। लेकिन इस तरह की बैटल्स के अंदर ये बात मायने नहीं रखती है कि इससे पहले हम उससे कितनी बार जीत चुके हैं, मायने ये बात रखती है कि उसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। डूम इज द एनिमी ऑफ एवरीवन ऑन प्लेनेट। इस तरह हम देखते हैं यहाँ से स्टॉर्म और इनविजिबल वुमेन यहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ पे डस्टूरी के लोग बोलते हैं कि इस स्विच को जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्टॉर्म और इनविजिबल वुमेन इनकी सारी की सारी फोर्सेस से लड़ना शुरू करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से गॉड बास्ट बोलता है, क्या तुमने इस नंबर को कभी काउंट करा है कि तुमने अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए कितने लोगों को खाक में मिला दिया है।
क्या तुमने कभी इस बात की गिनती करी है कि तुमने इस दुनिया के अंदर लोगों को कितना हार्म पहुंचाया है, चाहे तुम उनसे नफरत करते थे या उनसे प्यार भी क्यों ना करते थे। तुम एक मॉन्स्टर हो डूम, और तुम अपने सारे के सारे गुनाहों को कबूल करते हो, उनको जानते हो, और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम आर्क ऑफ प्योरिटी के अंदर तुमने कदम रखने की कोशिश करी। तो वहीं से डूम बोलता है कि मेरी हिस्ट्री तुम लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लोगों ने क्या क्या सहा है सर्वाइव करने के लिए। तुम डैमेज और डेथ की बात कर रहे हो। आखिरकार किंग्स के लिए डेथ और डैमेज मायने ही क्या रखती है। ये तो हमारे पावर में आने के बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी डेस्टिनी है। लेकिन वहीं से बास्ट को गुस्सा आता है और उसको पैरों से दबाना शुरू कर देता है और कहता है कि डेस्टिनी, क्या तुम अपनी एंडलेस स्कीम्स और अपनी एंडलेस बैटर्न्स को ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब अपनी डेस्टिनी के लिए करा है, अपनी नेशन को डिफेंड करने के लिए करा है। तो वहीं से डूम बोलता है कि हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है। तुमने मेरे ऊपर सिर्फ नजर डाली है कैट गॉड, मेरे अंदर ज्यादा गहराई में नहीं गई हो अभी तक। तो जाओ मेरे सोल के अंदर और झांकने की कोशिश करो। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से टिचाला जो है मिस्टर फैंटास्टिक के साथ मिलके एक वाइब्रेनियम ट्रैकर बनाने की कोशिश कर रहा है। और टिचाला बताता है कि किस तरह से क्वांटम लेवल के ऊपर वाइब्रेनियम जो है वो हर एक चीज से कनेक्टेड है और हमें एक ऐसा ट्रैकर चाहिए जो कि उसके यूनिक सिग्नेचर को अपने ऊपर कैद करके रख सके। तो इसे रीड रिचर्ड्स बोलते हैं कि मुझे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही है कि मुझे इससे पहले वाइब्रेनियम की इस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था, और आई सरप्राइज कि तुमने भी मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। वहीं से टिचाला बोलता है कि रीड, मैं जानता हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसको ऐसा समझ लो कि ये एक स्टेट सीक्रेट था जो कि मैं किसी भी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं कर सकता था, और मैं ये बात शायद तुम्हें भी कभी नहीं बताता अगर ये पूरी की पूरी दुनिया खतरे के अंदर ना होती। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि वेल, मैं इस बात को तो मानता ही हूँ कि शायद तुम आखिरी पर्सन नहीं होगे जिसने मुझसे कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश करी है। मेरे अपने भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। स्टिल वाइब्रेनियम ट्रैकर बनाना वो हमारे लिए आधी बैटल को जीतना ही होगा। डूम जो है उस पूरे के पूरे वाइब्रेनियम को लैटविरिया तो लेके नहीं गया होगा, वो जहाँ कहीं भी उसको अपने इस्तेमाल के काबिल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर एक सुपर पावर बन सके। टिचाला बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ रीड, और अभी हमारे ऊपर ही है कि हमें ही उसको हंट डाउन करके निकालना होगा। और इसी तरह हम यहाँ से डूम के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बताता है कि मेरे मीन्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट नहीं है तुम लोगों से। जो लोग मेरे विजन के रास्ते में खड़े होते हैं, जो लोग मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, मुझे उनसे कोई डर नहीं है, और जो कोई भी मेरे लिए डर साबित होता है तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता है कि रीड रिचर्ड और टिचाला जैसे लोगों से मैं नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, लेकिन वो मेरे गुरूर को सही समझ पाते हैं, वो मेरी मकसद को समझ नहीं पाते हैं, और ना ही वो मुझसे कभी पूछने की कोशिश करते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब प्यार के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे सारे के सारे क्राइम्स और गुनाहों को उस पूरे के पूरे मैनकाइंड के गुनाहों से अगर कंपेयर करने लग जाओगे तो मैं उनके सामने एक फरिश्ता हूँ, फरिश्ता। होमो सेपियंस जो हैं वो एक प्रीडेटर स्पीसीज हैं, और यही वजह है जिस वजह से हम पेड़ों से उतर के नीचे जमीन के ऊपर आए थे और आज हम इस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं जैसा कि हमें देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से आगे चलते रहे तो हिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं रह जाएगा। हम अपने पीछे से लाशें बिछा के चले जाने वाले हैं। मैं एक साइंटिस्ट से ज़्यादा हूँ, मैं एक पावर हंग्री लीडर से कुछ ज़्यादा ही हूँ, मैं एक सॉर्सरर हूँ। मैंने जो है फ्यूचर के अंदर देखा है, मैंने देखा है कि किस तरह से हमारे एक्शंस के जरिए हमारा फ्यूचर वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। अर्थ एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पे इंसानों का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मैं हर एक फ्यूचर में देखने की कोशिश करता हूँ, हर एक अलग अलग सिनेरियोस के अंदर। लेकिन जब भी फ्यूचर के अंदर मेरी नज़र गई है तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि इंसानों के ऊपर किसी न किसी और का जो है काबू चल रहा है, और वो दबके रह रहे हैं, या फिर ये अर्थ खत्म हो चुकी है और ये रहने के काबिल नहीं रही है। हर एक बार मैंने यही देखा है। लेकिन सिर्फ एक ऐसी पॉसिबल फ्यूचर है जहाँ पे मैनकाइंड यूनाइटेड है, जहाँ पे सारे के सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया गया है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुकी है, हंगर को मिटा दिया गया है, एजुकेशन यूनिवर्सल हो चुकी है और उसके बगैर कोई नहीं रह सकता है। उस दुनिया के अंदर कानून बनाए गए हैं और एक छोटे से कानून को तोड़ने में भी एक बड़ी सी सजा दी जाएगी, जिसको देख के कभी कोई कानून तोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, कोई गरीबों के ऊपर और मासूमों के ऊपर हाथ डालने का सोचेगा भी नहीं, कोई क्राइम को कमिट करने से पहले 100 बार सोचेगा, या किसी की रोटी चुराने से पहले 100 बार सोचेगा। मैंने 10,000 1 लाख फ्यूचर्स देखे हैं और मैंने कभी भी ह्यूमन काइंड को इस तरह से फ्लरिश होते हुए नहीं देखा और ना ही सर्वाइव करते हुए। सिर्फ एक ही फ्यूचर ऐसा मौजूद है जिसके अंदर ये हो सकता है, और वो है डूम वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली डॉक्टर डूम यहाँ पे गॉड बास्ट को बता रहा है कि किस तरह से वो सब कुछ एक ये बहुत बड़े गोल के लिए कर रहा है। जो सारी की सारी स्कीम्स हमें आज ईविल लग रही हैं वो ईविल नहीं है, बल्कि डूम एक फ्यूचरिस्ट है। वो फ्यूचर को देख चुका है कि किस तरह से ह्यूमन फॉर्म जो है वो अगले 100 साल या 150 साल या 200 साल के बाद बहुत बुरी तरीके से होगी। वो अपना सब कुछ खो चुकी होगी और उनके पास कुछ भी नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। लेकिन डूम ही जो है वो सिर्फ एक ऐसी चाबी है जो कि इनको एक करके रख सकता है और उनके ऊपर ईमानदारी से रूल भी कर सकता है। उसी तरह में टिचाला बताता है कि अब वाइब्रेनियम ट्रैकर जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वाइब्रेनियम ऑन अर्थ। कुछ जो है अंटार्कटिका यानी सवेज लैंड के अंदर मौजूद है और वो बहुत ही छोटी अमाउंट के अंदर है, तो इसलिए हम उसकी तरफ नजर नहीं रखेंगे। और ये वी ट्रैकर जो हमने बनाया है ये सिर्फ उसी वाइब्रेनियम को तलाश करेगा जो कि रिफाइंड वाइब्रेनियम है, जिसको वकांडा से चुराया गया है।
तो जैसा कि हमने इसको सोचा ही था कि डूम जो है अपना सारा का सारा मेटल लाइटवेरिया के अंदर लेकर नहीं गया है, बल्कि उसने दुनिया भर के अंदर यहाँ वहाँ बिखरा दिया है। हमें जो है अलग अलग 16 लोकेशंस मिली हैं जहाँ पे वो वाइब्रेनियम हो सकता है, और उसमें से ज़्यादातर लोकेशंस जो ट्रैक बैक होकर जाती हैं वो सिर्फ एक ही आदमी के पास जाती हैं, द ब्रोकर। इस तरह हम देखते हैं कि इनका एक और लीडर यहाँ पे आता है जो कि चीफ कमांडर ऑफ सिक्योरिटी है, और वो बताता है कि डूम का हमेशा से यही काम है कि वो नंबर ऑफ कैंपेन्स को एक साथ लेके चल रहा था, लेकिन लाइटवेरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो सारा का सारा पैसा आया वो कहाँ से आया, इसके बारे में आज तक कोई हमें ट्रैक नहीं मिल पाया। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रोकर ही जो है वो डूम के सारे पैसों का मामला मैनेज कर रहा है और इंटरनेशनल नेटवर्क को चला रहा है। इसी वजह से हमारी नज़र अब तक डूम पे नहीं पड़ पाई थी। तो वैसे श्यूरी बोलती है कि अगर हमने एक बार उसका वाइब्रेनियम चुरा लिया तो उसके जरिए हम उसके पूरे के पूरे नेटवर्क और उसके सपोर्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी बहन, तुमने ठीक कहा, हम उसको 1 मिनट भी नहीं दे सकते हैं। हमें उसके ऊपर अभी इसी वक्त और एक जोरदार किस्म का हमला करना होगा। इससे पहले कि वो वाइब्रेनियम को इस्तेमाल करे हमारे खिलाफ, हमें उसको वापसी छीनना होगा। क्या किसी के पास कोई सवाल है? तो वहीं से बहन बोलता है कि सिर्फ एक, बताओ कि क्लॉविंग टाइम कब आएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेक्लॉन जो है वो अपनी एक फ्लीट के अंदर यहाँ पे जा रहा होता है, और वो यहाँ पे वकांडा के लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है और कहता है कि हमने जिस तरह सोचा नहीं था उससे जल्दी हो गया है। 6 क्वीन जेट्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं मार्च 3 की स्पीड से। लगता है कि वो डूम तक अगले 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो डेक्लॉन बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, हमने इन सब के लिए तैयारी करके रखी हुई है। तो वहीं से मिसेस टिकल उसके असिस्टेंट बोलती है कि प्लीज वो वर्ड्स कह दो, उसके सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, प्लीज उन लाइंस को कह दो। तो वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि वेरी वेल, रिलीज द हाउंड्स। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की मशीन्स जो हैं वो निकल कर आती हैं, जिसको देख के टिचाला यहाँ पे सबको जो है हमला करने का ऑर्डर देता है, और इसी तरह जॉनी स्टॉर्म यहाँ से निकलता है फ्लेम ऑन होता हुआ और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन ये जो कोई भी रोबोट हैं वाइब्रेनियम के बने हुए और काफी ज्यादा सॉलिड हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि गॉड बास्ट डूम की सारी बातें सुन के कहता है, तुम जो लाखों को मिटा देना चाहते हो ताकि करोड़ों को बचा सको, तुम हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हो नेशंस को खत्म करके, तुम अपने आप को टायरेंट और मर्डर भी कहलवा देना चाहते हो, लेकिन तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारा ड्रीम जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि एक दुनिया डूम के अंदर। और अब भी तुम्हें इस बात पे बिलीव है कि सिर्फ एक ही रास्ता है ह्यूमन काइंड को बचाने का, उनको सेव करने का। तुम्हें इस बात के ऊपर अपने पूरे दिल से यकीन है। एवरीथिंग जो तुम आज तक करते हुए हो, जो कुछ भी तुमने प्लॉट्स बनाए, जो कुछ भी तुमने प्लान्स किया है, वो सब इसी के लिए किया है ताकि वो तुम्हारे इस गोल को सर्व कर सके। मैंने भी तुम्हारे जैसे हजारों लाखों फ्यूचर्स को देखा है, और मैंने भी इस बात को देखा है कि किस तरह से सिर्फ एक ही फ्यूचर है जहाँ पे दुनिया बिना किसी ईविल, बिना किसी हर्ट और बिना किसी चाहत के सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। और इस वक्त जितना मेरा सोल इस बात को इनकार करना चाह रहा है, लेकिन मुझे जो है इस वक्त सच का साथ देना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बास्ट वहाँ पे डूम को छोड़ के जा रहा होता है और कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे तरीके जो है काम करने के वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हैं, लेकिन तुम्हारी नीयत वो बिल्कुल साफ है। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर दिया है, ये सारा का सारा वाइब्रेनियम है, तुम इसको ले जा सकते हो, या तुम इसके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो डूम की विल है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि विल ऑफ डूम वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इसके जरिए डूम जो भी करता है उसको पता होता है कि वो क्यों कर रहा है, उसका क्या मकसद है। और डूम की विल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि उसने गॉड को जो है यहाँ पे हरा दिया और उसको इस बात पे मानने पे मजबूर कर दिया कि डूम की बात बिल्कुल ठीक है, चाहे इसके लिए उसको लाखों की क्यों ना मारने पड़े। तो डूम की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो सबसे बड़ी बात है, उसको जो पावरफुल बनाती है, वो ये चीज़ है कि एक बार अगर उसने किसी चीज़ का इरादा कर लिया तो वो पूरी दुनिया को उसके लिए कन्विंस कर सकता है, चाहे उसके लिए उसको गॉड के पास भी नंगा होकर क्यों ना जाना पड़े। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब डूम जो है उसके बाद सारा का सारा वाइब्रेनियम लग चुका है और उसने अपनी फोर्सेस को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से उसी ईस्टर आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉनी स्टॉर्म जो है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से उनसे लड़ रहा है, लेकिन कहता है कि आखिरकार ये किस चीज़ के बने हुए हैं, मैं इनके ऊपर अपना नोवा ब्लास्ट जो हूँ बरसा रहा हूँ, लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा है। और अगली बार हम देखते हैं कि वो जो है उनको कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो उल्टा उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि वहीं से स्टॉर्म आती है और अपनी जबरदस्त किस्म की बिजली उसके ऊपर बरसाना शुरू करती है और कहती है कि जॉनी क्या तुम ठीक हो? तो कहता है जॉनी कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ठीक है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ इनविजिबल वूमेन की तरफ देखें तो वो भी यहाँ पे जो अपनी फोर्स फील्ड के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती है कि शूरी मैं इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती हूँ, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हल्की क्लास की है, इनका हर एक ब्लो जो है वो अपने दिमाग के अंदर मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि शूरी अपने डोरे मिलाजे के साथ यहाँ पे आती है और इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इनके अटैक्स भी जो है वो डूम बोट्स का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं रहे होते हैं। और अगली बार वो शूरी को अपने से दूर उठा के फेंकता है, जिसको द थिंग अपने ऊपर लेके संभालता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है एरिया 131 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर विक्टर वॉन डूम और उसका साथी वॉल्टर डेक्लॉन मौजूद है और कहता है कि तुम्हारी नए जनरेशन ऑफ डूम बॉट जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन डोरा मिलाजे को मार दिया है और फैंटास्टिक फोर और शूरी वो अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो डूम बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नए डूम बॉट्स क्या करते हैं या उनको वो जान से मारते भी कि नहीं,
बस तुम्हें जो है उनको मॉनिटर करना है सारे के सारे डूम बॉट्स को, क्योंकि ये मैंने सारे के सारे जो नए डूम बॉट्स बनाए हैं मैंने इनके अंदर सेल्फ लर्निंग न्यूरल नेट बिछाया है, जिसके जरिए वो एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उनसे सीखते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो जितनी ज़्यादा बैटल करते रहेंगे उनके पास उतना ही ज़्यादा डेटा मौजूद होगा और वो किसी से भी बैटल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पिक्चर है डेक्लॉन, जिसको टिचाला और रिचर्ड इस वक्त नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ एक बैटल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनके ऊपर बैटल को वेज कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये डूम बॉट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और वो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि वो यहाँ पे द थिंग को भी जो है धूल चटा चुके हैं। इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी जहाज़ के अंदर जहाँ पे शूरी अपनी सांस लेने के लिए आई हुई होती है और वहीं से उसका आदमी कहता है कि माय प्रिंसेस क्या आप हर्ट हुई हैं? तो वहीं से शूरी बोलती है कि मेरे रगों के अंदर इस वक्त पैंथर गॉड का जो है खून दौड़ रहा है, मेरे पास फैंटास्टिक फोर मौजूद है और मेरे पास एक पूरी आर्मी है, लेकिन हम तब भी हार रहे हैं। लगता है कि अब चीज़ों को एम्प अप करने का टाइम आ चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि शूरी वहाँ से एक ब्रीफकेस खोलती है और उसमें से कोई नया आर्मर निकाल के पहन रही होती है। और वहीं से सूजन स्टॉर्म बोलती है आखिरकार इन चीज़ों को रोकने का कोई तरीका मिला कि नहीं अभी तक, वरना हम सब जिंदा नहीं बचने वाले हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो वहीं से आवाज़ आती है कि इसके लिए हमें मैक्सिमम फायर पावर को इस्तेमाल करना होगा। अब वक्त आ चुका है कि आग को आग से ही हराया जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे शूरी जो है अपने डोरा मिलाजे के मेंबर्स के साथ एक नए तरह के आर्मर के अंदर आ रही है जो कि पूरी तरीके से वाइब्रेनियम का बना हुआ है और वो बताती है कि इन सारी की सारी चीज़ों को सिर्फ वाइब्रेनियम बेस्ड हथियार जो है वही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वहीं अगले पल द थिंग बोलता है कि वाइब्रेनियम, हाँ, और वो वहां से जो रोबोट्स मर चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, उनके हाथ वगैरह उठाता है और अपने हाथ के अंदर पहन के उन्हीं को पेलना शुरू करता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कुछ टाइम के बाद और हम देखते हैं कि यहाँ से स्टॉर्म बताती है कि शूरी ने जो है पूरी की पूरी बैटल का टाइट ही बदल के रख दिया था। उसने अपने नए आर्मर का इस्तेमाल करा और वो जो है डूम बॉट के ऊपर काफी जबरदस्त तरीके से भारी भी पड़ गए, लेकिन ये डूम बॉट जो है ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए इससे पहले कि हम उनका कुछ निकाल पाते। तो वहीं से टीचर उसको चेक कर रहे होते और बताते हैं कि डूम ने जो है सारे के सारे डूम बॉट्स को एक अपलिंक हार्डवेयर के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पे डूम सिर्फ मशीन को टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं निकाला था, बल्कि वो यहाँ पे डेटा भी कलेक्ट कर रहा था। और वहीं से टिचाला बोलता है तो हो सकता है कि वो इन सब के जरिए ये सारा का सारा डेटा दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर भिजवा रहा हो। हम जानते हैं कि डूम एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के अंदर इसका एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि मेरे ख्याल से अब हमारे पास यही वक्त है कि इससे पहले कि वो सारा का सारा डेटा कहीं और पहुंचे, हमें सारे के सारे बाकी डूम बॉट्स को भी बर्बाद करना ही होगा। तो स्टॉर्म बोलती है कि टिचाला ने जो है अपने वी ट्रैकर के जरिए अलग अलग फैक्ट्रीज को पिन पॉइंट करा है पूरे ग्लोब के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा साइट्स है और हमको एक वक्त में हम नहीं निपटा सकते हैं। तुमने देखा ही है कि एक फैसिलिटी को निपटाने में हमें कितनी मेहनत लगी और हमारे कितने लोग चले गए। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलती है हमारे पास इस तरह के 90 सूट्स मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से फायर पावर हमें दे सकते हैं। लेकिन टिचाला बोलता है कि वेल मैं तुम्हारी बातें सुन के काफ़ी खुश हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे डूम से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूं कि डूम जो कर रहा है उसके लिए हमारे वक्त की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो जो करने के लिए बैठा है उसके लिए उसको हफ्तों का वक्त लग जाएगा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आने के लिए, तो हमें इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे शूरी बोलती है कि देखो जब मैंने कहा ना कि हम उनको गिरा सकते हैं तो मेरा मतलब अभी है। हमारे पास डजन टीम मौजूद है आर्मर और वेपन्स के साथ। हम लोग यहाँ पे बैठ के सारी की सारी प्लानिंग नहीं करने वाले हैं टिचाला। हमें जो है डूम के सारे वाइब्रेनियम को जल्द से जल्द ट्रैक करना है और उसके आखिरी गन तक को ढूंढ के मिटा देना है। हमें ये अभी और इसी वक्त करना होगा। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ से डेक्लॉन बताता है 16 एयरक्राफ्ट जो है वो कार्डा से निकले हैं जो कि 30,000 फीट के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद वो स्टेल मूड के अंदर चले गए और हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए तुम्हारी पावर्स और इमेजिनेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है पता करने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। ये सब कुछ जो है हमारे शेड्यूल से बहुत ज़्यादा आगे चले गया है। तुमने तो कहा था कि टिचाला इस तरह कुछ भी नहीं करने वाला है। तो वहीं से डूम बोलता है कि ये टिचाला नहीं कर सकता है। ये मूव काफी ज्यादा रैश और एग्रेसिव था। लगता है कि यहाँ पे शूरी अपने पंजे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रही है। टिचाला हमारे इस गेम के अंदर जरूर राजा है, लेकिन शूरी जो है वो इस वक्त वकांडा की रूलर है। डेक्लॉन बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तो तुमने इस बात को भी प्रेडिक्ट करा था कि टिचाला की वहाँ पे नहीं चलने वाली और वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तुम ये जानते थे कि वहाँ पे उसकी बहन अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिंसेस बारबी क्या वो कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो चुकी है या वाकई में उसके पास इतना दम है कि वो हमसे पंगा ले सके। टिचाला और रिचर्ड जो है वो तो प्रोबेबली इस काम को करने के लिए थोड़ा और सोचते और अच्छे तरीके से करते। उनको इस काम के अंदर महीनों का वक्त लग सकता था या कम से कम भी कुछ हफ्तों का वक्त तो लगता ही, ताकि वो सब कुछ ठीक तरीके से कर पाते। लेकिन लगता है कि शूरी को किसी न किसी तरीके से ये पता चल चुका है कि कल ही जो है वो उनका डूम्सडे है। तो वहीं से विक्टर बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेक्लॉन के उनको क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। इवन अगर टिचाला और रिचर्ड को पता चल भी चुका हो मेरे टाइम टेबल के बारे में तो क्या ही कर सकते हैं। उनको जाने दो मेरी फैक्ट्रीज के ऊपर, उनको बर्बाद करने दो मेरी प्रोडक्शन सेंटर्स। वहाँ पर उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बेकार सा वाइब्रेनियम हार्डली। और वहाँ पे मेरी जो है पूरी की पूरी फोर्सेस उनका इंतजार कर रही होंगी इस्तेकबाल करने के लिए। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ उनसे निपटने के लिए। तब जाके उनको पता चल जाएगा कि जो गुरूर उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, जिसके जरिए वो मेरे ऊपर मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ खाक है। और मेरी फिस्ट की जो रीच है वो अनस्टॉपेबल है। लेकिन इसी तरह देख रहे होते कि साथ में यहाँ पे ब्लैक पैंथर, स्टॉर्म वगैरह सब अपनी डोरा मिलाजे की फोर्सेस के साथ यहाँ पे आके अलग अलग फैसिलिटीज के ऊपर जबरदस्त किस्म के हाई टेक वेपन्स उनके ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं।
और वहीं से डूम बताता है कि वो लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो उनको वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। उनको वहाँ पे सिर्फ ट्रैप्स मिलेंगे, उनको वहाँ पे अपना डूम मिलेगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि सब लड़ रहे होते हैं और अनिका कहती है कि मेरे ख्याल से हमें फॉल बैक करके रीग्रुप करना चाहिए। लेकिन वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि अब हमें आगे बढ़ना ही होगा और तुम्हें उस पूरे के पूरे होल के अंदर एक ब्लास्ट करके जगह बनानी ही होगी। उसी तरह अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का मिसाइल अटैक होता है जिसके जरिए एक जोरदार धमाका होता है। और वहीं से शूरी बताती है कि टिचाला हमने अपने 11 लोगों को खो दिया है, लेकिन इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को हम निपटा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक स्मॉल प्राइज है इस पूरी की पूरी विक्ट्री के लिए। हम बहुत जल्द जो है सारे के सारे जख्मियों को लेकर आएंगे। हम बैन करीम को अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि हम बाकी की अगली जो फैक्ट्रीज है उनको भी निपटा सकें। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना ही होगा। वहीं से टिचाला बोलता है कि शूरी आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारी लड़ाई करने का तरीका नहीं है। तुम हमारे ही लोगों को इस तरह से प्यादों की तरह डाल रही हो और उनको एक एक करके सैक्रिफाइस किए जा रही हो। तो वहीं से शूरी बोलती है कि आखिरकार तुम इसके अलावा क्या एडवाइस करना चाहते हो? क्या तुम ये तो नहीं कह रहे कि हम वहाँ पे बैठे रहें और तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग मॉडल्स बना के सिनेरियोस को सोचते रहें? डूम ने हमें मुकम्मल तौर पर हरा दिया है। वो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है, वो हमारे हर एक चीज को देख रहा है, वो हमें एनालाइज कर रहा है, वो हमें मुकम्मल तौर पर हरा चुका है। आखिरकार डूम को हमें और कितनी बार हराना होगा, उसके बाद जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि हम इस तरह से खामोशी से नहीं बैठ सकते हैं। आखिरकार एग्जैक्टली तुम्हारी उम्मीदें क्या लगी हैं? क्या डूम तुम्हारे ऊपर रहम करेगा? तो वहीं से रीड बोलते हैं कि देखो शूरी तुम इस वक्त जवान हो, टिचाला देखो तुम इस सब बहस में पढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन वहीं से टिचाला बोलते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वकांडा का कल्चर जो है उसके अंदर इग्नोरेंस मौजूद है। हम लोग बहुत घमंडी लोग हैं, हमें लगता है कि हम सबके ऊपर है और हमसे कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन आज ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी एक्सट्रीम पावर्स भी जो हैं उसको भी कोई चुनौती दे सकता है। और अब मुझे इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से ही डूम यहाँ तक पहुँच पाया है। वो मैं ही था जिसने अपने गुरूर के अंदर जाकर उससे मुकाबला करा और अब मैं जब उसके हाथों हार गया तो उसने मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया। उसने सारे के सारे अपने नैनोबॉट्स को मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया और तब से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये मेरी ही सबसे बड़ी गलती है कि मैं डूम से अनप्रिपेयर्ड गया था। ये मेरी गलती है कि मेरे अंदर इतना घमंड था। इस फाइट को हम जो अपने मसल के फाइट टेक्निक के जरिए नहीं जीत सकते हैं और ना ही हम शूरी के गैजेट्स के जरिए इसको जीत सकते हैं। अगर हमें इस गेम को जीतना है तो हमें इस गेम की वेरी नेचर को बदलना होगा। वहीं से रीड बोलते हैं देखो टिचाला, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मुझे तुम्हारे कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो वो हमें करना भी चाहिए। और इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे टिचाला अगले पल किसी चीज़ को अपने सामने लेकर आता है और कहता है कि एग्जैक्टली रीड, मैं यही करने का सोच रहा हूँ। अगर हम डूम को इस यूनिवर्स के अंदर नहीं हरा सकते हैं तो हमें किसी और यूनिवर्स का दरवाज़ा खोलना ही होगा। तो रीड बोलते हैं कि जो तुम करने के बारे में सोच रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये एक मैडनेस है। तो टिचाला बोलता है कि एग्जैक्टली डूम इस बात को जानता है कि हम लोग कितना लॉजिकली और ऑर्डर्स के जरिए सोचते हैं और इसीलिए वो हमारे बारे में हर एक चीज को जानता है। उसको लगता है कि वो हमारे दिमाग के अंदर घुस चुका है। वो ये जानता है कि हम कौन सा मूव लेंगे और कौन सा मूव नहीं लेंगे। लेकिन अब शायद वक्त आ चुका है कि अगर हमें उसको मात देनी है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके कुछ क्रेजी ही करना होगा। इसी तरह हम लोग यहाँ से न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इनकी एक और फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ पे भी डूम बॉट जो है मुकाबला कर रहे होते हैं ब्लैक पैंथर वगैरह से। इसी तरह हम जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्टॉर्म जो एक ग्रुप को लेके वहाँ पे पहुंची हुई है। इसी तरह बैन ग्रिम को देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पे साउथ अटलांटिक के अंदर मौजूद है। इसी तरह जॉन स्टॉर्म जो है वो इंडियाना ओशन के अंदर मौजूद है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे अलग अलग बेसिस के ऊपर एक वक्त में अटैक कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से इनको मुकाबला दे रहे हैं। इसी तरह इनविजिबल वुमेन नॉर्थ अटलांटिका के अंदर मौजूद होती है। तो वहीं से डेक्लोन बोलता है कि अगर ये सब चीज़ें इसी तरह से चलते रही तो हम बहुत जल्द अपने सारे डूम बॉट्स खो देंगे। हमें उन फैक्ट्री की ज़रूरत है। इतने सालों तक तुम जो इतने अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर जंग करते हुए आए हो वो सब जो तुम सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से करते हुए आए हो, लेकिन अब ये तुम्हारी आंखों के सामने सब जला के राख कर रहे हैं, तो तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? तो वहीं से डूम बोलता है कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ डेक्लोन, मैं यहाँ पे जीत रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम अपना नया आर्मर बना रहा है वाइब्रेनियम का और ऑलमोस्ट वो तैयार हो ही चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम जैसे ही अपना आर्मर पहनता है तो उसको अलग अलग विजन आना शुरू हो चुके होते हैं। वो अपने सारे के सारे रोबोट से जो है कनेक्ट हो चुका है। वो हर चीज को एक वक्त में देख पा रहा है। ये सब कुछ जो है उसके पास वाइब्रेनियम की जो मिस्टिकल पावर्स हैं उसके जरिए ये कर पा रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम जो है इनके पूरे के पूरे हमले को पलट देता है और अगले बार हम देखते हैं कि डूम की सारी फोर्सेज जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे शूरी यानी कि ब्लैक पैंथर वो गिर चुकी होती है और उसके लोग इसको यहाँ पे बचाने के लिए आ रहे होते हैं। तो टिचाला बोलता है कि क्या हाल है तुम लोगों के, आखिरकार वहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? हमने ओवर 30% डोला मिलाजे को खो दिया है और माय लव मैं सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और वहीं से टिचाला बोलता है कि यही वजह है जिस वजह से हमें इस गेम को चेंज करना होगा रीड। हमारे पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम डूम से मुकाबला कर सकें, अब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो टिचाला मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी हमारे पास और भी अलग अलग रास्ते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस तरह से होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि डैम इट रीड, अब बस बहुत हो चुका है। ये कोई हमारा लॉजिकल पजल नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक वॉर है और हम हारते ही जा रहे हैं। मेरे लोग वहाँ पे बाहर मर रहे हैं, मेरे दोस्त मैं उनको खोते ही जा रहा हूँ, मेरी बीवी एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इसी तरह रूल से खेलते रहे तो हमारे हाथों कुछ भी नहीं लगने वाला।
लेकिन रीड उसको अभी भी समझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन टीचाला बोलता है कि बस रीड, अब बहुत हो चुका है, अब हम कोई बैठ के थ्योरीज नहीं बनाएंगे, अब मैंने ऑलरेडी अपनी कॉल को ले लिया है। शूरी हमेशा से ठीक थी कि मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ और काम बहुत ज्यादा ही कम करता हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे सीधा उसके गले के ऊपर अटैक करना ही होगा। तो वहीं से रीड टीचर बोलते हैं कि इससे क्या मतलब है तुम्हारा टीचाला, और आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे लाइटवेरियन बॉर्डर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सोल्जर्स बैठ के बॉर्डर के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं, और अचानक उनको पता चलता है कि बॉर्डर की तरफ कोई चीज आ रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल एक पुराना सा बुढ़ा आदमी आ रहा होता है, और वो कहता है कि यार इसका नाम कहीं येगोर तो नहीं है, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है और अक्सर हमारे बराबर वाली कंट्री से यहाँ पे आया करता था, अजीब और गरीब इंसान है, बहुत हमेशा पियक्कड़ ही रहता है। तो वहीं से वो सोल्जर्स मजाक उड़ाते और कहते हैं अरे वाह चलो आने दो, हम वैसे भी यहाँ पे बोर ही हो रहे हैं, इसी बहाने हम अपना कुछ फ्यूचर भी जान ही लेंगे। लेकिन वहीं से जैसे ही वो बॉर्डर के पास आता है वो सोल्जर्स को रोक देते हैं और कहते हैं कि बस येगोर तुम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हो, गॉड आखिरकार तुम लोग के पास इतनी बदबू क्यों आ रही है, क्या तुम लोग नहाते नहीं हो, चलो मुझे जल्दी से अपने पेपर्स दिखाओ, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछने वाला। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो दूसरा सोल्जर होता है वो उसके बैग्स वगैरह को चेक कर रहा होता है, और जैसे ही वो कपड़ा हटा के देखता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा एमुनेशन है, यानी कि बम, गोला बारूद, गन्स, ग्रेनेड वगैरह सब कुछ भरा होता है। और वहीं से वो बोलता है कि गुस्ताफ मुझे लगता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वो दूसरे सोल्जर को ऑलरेडी मार चुका है, और अगले पल वो इस वाले सोल्जर की आंख में भी तलवार घुसा देता है और कहता है लगता है कि तुम्हें मेरा नाम लेना नहीं आता है, इसको जो है प्रोनाउंस किया जाता है आई गोर करके। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक अजीब और गरीब आवाज आ रही है, और ये बबल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कौन है। और इससे हम देखते हैं कि वो आदमी आई गॉड जो है वो सीधा यहाँ पे कैसल डूम के अंदर घुसता है, लाइटवेरिया के अंदर, और उसको सबको जला के राख कर देता है। यहाँ पे कैसल डूम की जितनी भी आर्मी, जितने भी सोल्जर, सब कुछ जो है वो बर्बाद कर चुका है। और वो अगले बार दरवाजा तोड़ता है अपने एक्स से, और वो अपनी मुंडी लेके अंदर घुसता है, और तब जाके हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेडपूल है। यानी कि टीचाला का जो प्लान था वो ये था कि वो डेडपूल को हायर कर रहे हैं, एक मर्सनरी को, वो भी डूम को हराने के लिए। और हम देख रहे हैं कि डेडपूल ने बेसिकली लाइटवेरिया के अंदर घुस के डूम के पूरे महल की क्या हालत कर दी है। वहीं से शूरी हमें रिपोर्ट करते हुए बता रही होती है कि सारे के सारे बेसिस को टेकन डाउन कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन इसकी कीमत वो बहुत ही ज्यादा भारी थी। मुझे तो पता भी नहीं कि हम इस चीज को विक्ट्री कह भी सकते हैं या फिर ये हमारी इनएविटेबल डिफेट के अंदर सिर्फ एक डिले है। डोरा मिलाजे में से जो है 1/3 खत्म हो चुकी है। मुझे ये नहीं पता कि इतनी ज्यादा बैटल्स को करने के बाद हम वो बड़ी जंग लड़ भी पाएंगे कि नहीं। हमने इतना सब कुछ खो दिया और अभी तक हम सिर्फ डूम का वो 8% वाइब्रेनियम ही हासिल कर पाए हैं जो कि उसने हमसे चुराया था। तो यहीं से टीचाला बोलता है कि शूरी बिल्कुल ठीक कह रही है रीड, जब डूम ने स्टॉर्म और बाकी दूसरों को जो है नैनाइट्स के जरिए माइक्रो कैंप्स के अंदर बदल दिया तो उसने वैकांडन टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक चीज को जान लिया था। डूम जो है मैं बहुत बुरी तरीके से मात दे रहा है, अब मेरे लोग जो हैं वो अपने खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं इस मैडमैन की वजह से। तो वहीं से शूरी बोलती है कि देखो भाई, अगर हमें इस जंग को जीतना है तो हमें अपने टैक्टिक्स को चेंज करना होगा, तो अगर हम इसी तरह डूम के ऊपर अटैक करते रहे तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। हमें जो है डूम को ही ढूंढ के तलाश करना होगा और उसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना होगा। तो रीड बोलता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि उसने जो वाइब्रेनियम चुराया हम उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो डूम को ट्रैक करना काफी मुश्किल बात है। हम यहाँ पे जो भी वाइब्रेनियम ट्रैक करते हैं उसकी लोकेशन फौरन से शिफ्ट हो जाती है। हमारे पास पूरी की पूरी नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स मौजूद है, लेकिन हम फिर भी डूम को नहीं ढूंढ सकते हैं। वहीं से टीचाला बोलता है कि तुम जानते हो रीड कि हमारे पास एक और रास्ता मौजूद है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। तो वहीं से टीचाला बोलता है कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, अगर तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो तुम ये कर सकते हो। इसी तरह हम एरिया 113 के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि विक्टर वॉन डूम की इस वक्त लैब है। और वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि जब तुमने मेरी सर्विसेज के साथ एंगेज होने का फैसला करा था तो मैंने इस बात को सोचा था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोबल वॉर नहीं करेंगे, बल्कि मैं तुम्हें उन खतरों के बारे में बताते रहूंगा जिनको तुम अंडर एस्टिमेट करते हो, जिस तरह टीचाला और रिचर्ड्स। तो वहीं से विक्टर वॉन डूम बोलता है कि मेरे डिकेड्स का एक्सपीरियंस मौजूद है और उसने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि कभी भी अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। तो वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम्हारे डूम बॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं और ज़बरदस्त किस्म से इनके लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चीज़ों का डैमेज वगैरह हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। तो वहीं से डूम बोलता है कि वो होने दो, अगर वो सब कुछ गिरा के बर्बाद कर दे तो उनको गिरा दिलाने दो, क्योंकि कल के बाद ये कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता है, कल के बाद मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम यहाँ से डेडपूल के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे रीड रिचर्ड और टीचाला के पास पहुँच चुका है और कहता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी स्टोरी है। मैं एक बहुत ही बड़े आदमी को जो हूँ जिसका नाम विक्टर वॉन फ्रैंकी बैंड्स था उसके एंसेस्टर तक पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन जब मैं लाइटवेरिया के अंदर गया तो मुझे पता चला कि वो लाइटवेरिया के अंदर तो पिछले कई हफ्तों से मौजूद ही नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे अपने साथ लाइटवेरियन सोल्जर्स की खोपड़ियां लेकर आ रहा है। और वहीं से रीड बोलता है कि टीचाला हमने डिस्कस करा था कि हम इस चीज को यहाँ पे डिड्यूस नहीं करा सकते हैं, इसके जरिए हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस वो बिगड़ सकती हैं, लेकिन श्योरली तुम इतना डेस्परेट हो चुके थे कि तुमने इसको हायर करा
तो वहीं से डेडपूल अपनी खोपड़ियां सारी मिस्टर फैंटास्टिक को देता है और कहता है कि देखो मेरे पास वक्त कोई आइडिया नहीं और ना ही मुझे इसकी कोई परवाह है, जरा इसको मेरे लिए पकड़ना, लेकिन मुझे यहाँ पे हायर किया गया था डॉक्टर डूम को मारने के लिए, तो मुझे बताओ कि आखिरकार वो कहाँ हैं। उसी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर एक बड़ी सी मशीन को अपने सामने लेकर आता है और कहता है क्या तुम साइंस के बारे में कुछ जानते हो मिस्टर विल्सन। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं साइंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने स्टार ट्रेक का हर एक एपिसोड देखा है, वो भी ओरिजिनल क्लासिक वाला, वो वाला नहीं जिसके अंदर एक गंजा सा आदमी होता है जो कि प्रोफेसर एक्स की तरह दिखता है। इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तो साइंस के बारे में पता ही है, तो मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। डूम जो है वो एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और मास्टर ऑफ सॉर्सरर भी है। मैंने बहुत सालों तक मिस्टेक आर्ट से दूर रहने का फैसला करा क्योंकि मुझे वो सब साइंस के खिलाफ लगता था और कुछ नहीं लगता था, लेकिन जब डूम ने मेरे ऊपर ओवरकम करा तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का मौका मिला, तब मैंने मैजिक के बारे में जानना शुरू करा। तो जो भी मैंने मिस्टिकल आर्ट सीखा उसके जरिए मैंने साइंस की एक नई फील्ड को इजाद करा जिसको मैंने नाम दिया शैडो फिजिक्स। देखो सारी की सारी चीजें जो है वो क्वांटम लेवल के ऊपर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो यही वो थ्योरी है जिसके जरिए टेलीपोर्टेशन थ्योरी हमारे सामने आती है। शैडो फिजिक्स जो एक बोल्ड न्यू स्टेप है इस थ्योरी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। इस शैडो फिजिक्स जो इस थ्योरी के अंदर एक नया स्टेप बनकर आता है जो कि इस बात को अलाउ करता है कि एक वक्त में आप कहीं पे भी हो सकते हैं या फिर कहीं पे भी नहीं हो सकते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि इस वक्त वाइब्रेनियम के हमारे पास जो है कोई सही लोकेशन मौजूद नहीं है, वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है इस फिजिकल प्लेन के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि वाइब्रेनियम क्वांटम लेवल के ऊपर ठीक तरीके से कनेक्ट कर जाए। तो हो सकता है कि इस नोवे रूम के जरिए जो कि मैंने तैयार करा है, जब मैं तुम इसके जरिए ट्रांसपोर्ट करूँ तो तुम ठीक पर्सन के पास पहुंच जाओ। तुम जानते हो इस बारे में कि नो वे रूम जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ मैं जानता हूँ तुमने स्टेबलाइजर्स को बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें जो है चीर के रख देगा। अगर तुम सडनली वहाँ पे जाओगे एक पैन डायमेंशन के अंदर तो उसके जरिए टाइम एंड स्पेस जो है तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कोई भी अंदर जाएगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो टिचाला बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ रीड, और ये मैंने सारी की सारी बातें सोच ही ली हैं। वहीं से डेडपूल पूछता अचानक ओ आखिरकार ये लोग कौन हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डोरा मिलाजे की कुछ लड़कियां खड़ी हुई होती हैं। ये तुम्हारा बैकअप है मिस्टर वेड, ये स्पेशल वेट वर्क टीम है डोरा मिलाजे एलीट की जिनका नाम है द मिडनाइट एंजल्स। तो वहीं से डेडपूल बोलता है क्या तुम लोगों को पहली नज़र में प्यार के ऊपर विश्वास है या दूसरी तीसरी या चौथी के अंदर। हाँ तो उसी तरह हम लोग यहाँ से जो है बेसिकली शूरी और उसके लोगों के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसका एक आदमी जो है वो प्रिंसेस को बुला के ये बता रहा होता है कि यहाँ पे अभी भी इस पूरी की पूरी जंग के अंदर उनका एक सिस्टम इंटैक्ट बच गया है। इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं और वो बता रहा होता है कि किस तरह से डूम को जो है बिलियंस का नुकसान अब तक हो चुका है इस पूरी की पूरी जंग को प्रोसेस में रखने के लिए, और उसके लिए इसके पास जो सारे के सारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स और इनके पासवर्ड्स वगैरह हैं वो सब इसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि शूरी मास्टर उसको ऑर्डर देती है कि चलो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, अब हमारे हाथ अगर डूम के खिलाफ कुछ लगाए तो हम उसको जो है मुकम्मल तौर पे ब्लीड करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वेड विल्सन और डोरा मिलाजे जो है वो वहाँ पे आगे जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन रीड यहाँ पे किसी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। मैं जानता हूँ कि टिचाला इस बात को जो है अप्रूव नहीं करेगा, डूम के पास वो चीज़ लग चुकी है जिसके जरिए वो अपनी वेपनरी को अपग्रेड कर सकता है और एक अलग ही मैग्नीट्यूड के ऊपर जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है टिचाला को बहुत ज़्यादा पागल कर रही हैं, वो अलग अलग खतरनाक किस्म के रिस्क ले रहा है। अगर टिचाला ने वहाँ पे विक्टर वॉन डूम को खुद जाके मार दिया तो इसके जरिए एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो सकती है लेटवेरिया और वकांडा के बीच। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हें सुन लिया है रीड, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और मुझे भी इस तरह से टिचाला से छुप के कोई भी काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। रीड बोलते हैं कि मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन अगर हमारे पास कोई और प्ले कार्ड मौजूद नहीं है तो हम जो है एक टोटल ग्लोबल वॉर को जो है अपने ऊपर फेस करने वाले हैं। टिचाला को इस बात पे विश्वास करने दो कि हम डूम को उसकी फील्ड के अंदर हरा सकते हैं। अभी इस वक्त उसको कुछ ऐसा पता है जो कि हमें नहीं पता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली रीड टीचर किसी और से नहीं बल्कि वॉर मशीन से बात कर रहे हैं और वो कहता है कि ओके रीड तो बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ उसके अंदर। उसी तरह टिचाला बोलता है रो ये ट्रैकर अचानक से स्पाइक कर गया है, ऐसा लग रहा है कि आइलैंड के ऊपर कोई चीज पाई गई है, वो तुम्हारी तरफ आ रही है। और वहीं पे सारा स्टॉर्म बोलती है कि वो आ नहीं रहे हैं बल्कि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर जो हैं वो समंदर से निकल के इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से मैक्सिको के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की जो थोड़ी सी टीम है वो यहाँ मौजूद होती है और वहीं से सूजन बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द वी ट्रैकर वाइब्रेनियम यहीं पे मौजूद है। यहाँ पे काफी स्ट्रेंज रीडिंग्स आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये चट्टानें हिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ अजीब गरीब मॉन्स्टर्स निकल कर आते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और वहीं से द थिंग जो है बोलता है कि तुम जाओ मैजेस्टिक उनको जला के भून के राख कर दो और बाकियों को मैं संभाल लूंगा। लेकिन वहीं से उनका एक और आदमी आता है और कहता है कि इस बार नहीं ग्रिम, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा दोनों फ्रंट्स के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की जंग शुरू हो गई है जहाँ पे स्टॉर्म और शूरी जो इन सारे के सारे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसमें से जो एक मॉन्स्टर होता है वो शूरी को अपने नीचे दबा चुका होता है और उसको गिरने के लिए कह रहा होता है, लेकिन शूरी बोलती है कि अलर्ट टू ऑल टीम, ये डूम बॉट जो है इन्होंने हमारे बैटल सूट्स को अडेप्ट कर लिया है, अब हमारे नए बैटल सूट भी बेकार होते जा रहे हैं। ब्लड ऑफ द पैंथर गॉड, इस चीज को दूर करो मुझसे। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट जो होता है उसके छितरे उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वॉर मशीन पहुंचते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए और कहता है कि ये एक प्राइवेट वॉर है तो क्या कोई मुझे ज्वाइन करना चाहेगा।
इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग डेडपूल को एक जबरदस्त किस्म का कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और वो बता रहा होता है टिचाला कि तुम्हारा हार्नेस जो है ये तुम्हारी फिजिकल इंटीग्रिटी को जो है बरकरार रखने में तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम नोवे रूम के अंदर से बाहर निकलोगे तो तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे डूम ने सारा का सारा वाइब्रेनियम छुपा के रखा हुआ है। तो डेडपूल बोलता है कि ठीक है, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो रीड टीचर बोलते हैं कि नहीं, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। अगर थ्योरी की बात की जाए तो तुम्हारी ट्रांजिशन जो यहाँ से वहां जाने की वो तुम्हारी बॉडी के अंदर की हर एक मॉलिक्यूल को जो है एक्सप्लोड कर देगा। तुम्हारी बॉडी मुकम्मल तौर पर एक मैस बनने वाली है। तो वहीं से डेडपूल होता है कि अच्छा अब थोड़ा कम मजा आने वाला है, लेकिन ये बताओ कि इसके बदले में तुम लोग मुझे पे कितना करने वाले हो। और वहीं से टिचाला बोलता है कि एक बार तुम जब वहां पे पहुंच जाओगे तो ट्रांसपॉन्डर के जरिए सिग्नल को ऑन कर देना। इसके जरिए मिडनाइट एंजल जो हैं जो कि अपने क्वीन जेट के अंदर मौजूद है वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। वाइब्रेनियम को लोकेट करना वो तुम्हारी आधी बैटल है और आधी बैटल डूम को ढूंढना। तो इसे डेडपूल बोलता है कि जरा एक मिनट, मुझे पूरे मिशन को दोबारा से समझने दो। मैं और मेरे साथ कुछ हसीन चिक्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं और आखिर में एक बहुत बड़ा पे चेक मिलने वाला है। क्या मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डोरा मिलाजे का एक क्वीन जेट जो है वो यहाँ पे आसमान के अंदर मौजूद है और वो लोग अपनी पोजीशन बता रहे होते हैं। तो टिचाला बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल वहीं पे रहना, जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा मैं तुम्हें फौरन से अलर्ट करूंगा और फिर तुम लोगों को सिग्नल के ऊपर जाना होगा। तो वहीं से वो बोलती है कि रॉजर डैड, हम लोग बिल्कुल तैयार है उस आर्मर प्लेटेड सन ऑफ अ बिच को स्लॉटर करने के लिए। तो वहीं से रेड टीचर बोलते हैं कि वेट, लगता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी इन रिस्क को नहीं समझ रहे हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से डेडपूल बोलता है कि थैंक्स रीड तुम्हारी सारे के सारे कंसर्न का, लेकिन सच कहूं तो वहां पे इंसेनली हॉट चिक जो है वो मेरा इंतजार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज मुझे डॉक्टर डूम से मुकाबला करने का मौका मिला है। इसके जरिए तो मेरे ऊपर हिस्ट्री के अंदर बुक्स लिखने आने वाली हैं। हो सकता है कि लोगों को मेरी कहानी इतनी पसंद आए कि वो मेरे ऊपर एक कॉमिक बुक ही छाप दें। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल वहां पे उस रूम के अंदर चले जाता है, लेकिन रीड उसको अभी भी आखिर तक रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन टिचाला बोलता है कि बस रीड, हमारे पास अब ज्यादा खेल तमाशों के लिए वक्त नहीं बचा है। आई गेस डूम को जो करना था वो कर चुका है, अब अगला मूव वो हमारा ही होना चाहिए। वो जो है कभी भी डेडपूल को अपने पास आते हुए नहीं देख पाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि उस मशीन के अंदर डेडपूल जो है वो एक अलग ही दुनिया के अंदर जा चुका है। मतलब डेडपूल चीजों को कुछ ज्यादा एक्सोरेजेट कर देता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डेडपूल यहाँ पे अपने आप को इस यूनिवर्स के हर एक बीइंग के अंदर देख रहा है। वो देख रहा है कि वो एक वक्त में एक प्लेनेट भी है, वो एक स्टार भी है, वो एक गैलेक्टस भी है, वो सिल्वर सर्फर भी है, वो ईगो द लिविंग प्लेनेट भी है। मतलब डेडपूल यहाँ पे उस पूरी की पूरी यूनिवर्स में एक ही वक्त में हर चीज को महसूस कर रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि शूरी बोलती है कि कैप्टन रोड्स, आप आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हैं? टिचाला ने आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वहीं से वो बताता है कि टिचाला ने हम इसकी इजाजत भी नहीं दी थी। वो मेरा एक फैमिली फ्रेंड जिसने मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, उसने कहा कि तुम लोगों को एक अच्छे बैकअप की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए प्रिंसेस रोडी तुम्हारे पास आ चुका है। ये सारा का सारा मिस्टेकली चार्ज वाइब्रेनियम है। हाँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मेरे सेंसर जो है वो बिल्कुल ऑफ स्केल जा रहे हैं। तो वहीं से शूरी बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो कि ये एक अडेप्टिव टेक्नोलॉजी है, हम इसके ऊपर जो है ट्रैक नहीं रख सकते और ना ही इसको हरा सकते हैं। और तुम ये कह रहे हो कि इस तरह का स्टफ डूम के पास टन्स के अंदर मौजूद है। तो शूरी बोलती है कि बिल्कुल उसके पास ये टन्स के अंदर मौजूद है, जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया को 100 टाइम्स कॉन्क्योर करने के लिए काफी है। हम लोग जो है नॉन स्टॉप फाइट कर रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं, हम हवा और जमीन हर जगह के अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सारे के सारे डूम वॉर से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। हमारे अपने ही लोग जो है खून की नदियों के अंदर बह रहे हैं। वहीं से जेम्स रोड उसको एक चीज देता है और कहता है कि ये चीज तुम्हारे काम आ सकती है, ये एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है। और हाँ, वैसे भी मेरे पास इस टेक्नोलॉजी को इस वक्त होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये किस तरह से मेरे पास आया, ये काफी फनी स्टोरी है। ये एक साइक्लिक रिपर्सल पावर सेल है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तुम्हारे पावर सिग्नेचर को मास्क कर सकती है एक अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करते हुए। तो इसे शूरी बोलती है कि वैसे मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जो कि इन सारे के सारे स्टेप को समझ पाऊँ। तो रोड्स बोलता है कि हाँ, मैं भी कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि इन गिज़मोस के जरिए तुम अमेज़ॉन्स के पास उससे लड़ने का एक आखिरी चांस मौजूद है। क्या तुम इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहोगी उस साड़े से रोबोट के ऊपर? और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉर मशीन जो अपने साथ गैजेट्स लेकर आया जो कि स्टार टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं, इसके जरिए उन रोबोट्स के ऊपर एक काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म का इफेक्ट हो रहा है, जो कि मुकम्मल तौर पर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर चल रहे हैं और इस वाइब्रेनियम को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ से डेक्लॉन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसके असिस्टेंट उसको चिल्लाते हुए बुलाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे शूरी के हाथ जो उसके सारे के सारे सिस्टम्स लग गए थे, उसके जरिए डेक्लॉन का जितना भी पैसा था वो सब उसने जो है चैरिटी के अंदर दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जो है डोनेट कर दिया है। यानी कि उसकी सारी की सारी कमाई जो कि इतनी बिलियन डॉलर्स के अंदर है, उसको सब उसने डोनेट कर दिया है। और डेक्लॉन अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और कहता है कि इसके जरिए तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ये बंद हो जाएगा। उसके जरिए उन्होंने डूम को एक ह्यूमैनिटेरियन के अंदर बदल दिया है, डूम मुझे इसके लिए जान से मार डालेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो दरवाजा खोल के वहाँ से डेडपूल बाहर निकलता है और कहता है कि वेल, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है उसका एक हाथ टूट के गिर जाता है, तो उसको अपने अंदर वापसी लगाता है और अगले 20 मिनट के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ बैठ के सांस ही ले रहा होता है और कहता है कि ऑनेस्टली मैंने इससे बुरी बुरी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया है और हाँ, मैंने सिग्नल को भेज दिया है और मुझे लगता है कि मेरी इंटेस्टाइन बहुत जल्दी ग्रो बैक कर जाएंगी। एग्जैक्टली ये बताओ कि आखिरकार मैं मौजूद कहाँ पे हूँ।
लेकिन डेडपूल बोलता है कि जरा एक मिनट, ये तो मुझे लाइटवेरिया ही लग रहा है, मैं तो यहाँ से होकर आया हूँ। ओह राइट, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड लैब बना हुआ है जिसको मुकम्मल तौर पर सेंसर से शील्ड किया गया था। मैं जेम्स बॉन्ड मूवी बनाने के बहुत ही ज्यादा करीब था। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली डेडपूल जो कि लाइटवेरिया में गया था डूम को ढूंढने के लिए, उसको वो नहीं मिला। लेकिन दरअसल डूम की जो असली लोकेशन है वो लाइटवेरिया के ही अंदर है, वो वहीं पे ही मौजूद था जो कि डेडपूल को नहीं मिल सका। तो वहीं से हम देखते हैं कि डोरा मिलाजे बोलती है कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, हम 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तेरा रीड बोलते हैं कि इसके जरिए चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो कि डूम ने अपने पूरे के पूरे कैसल को जो है शील्ड किया हुआ है। हम इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि वो सारा चुराया हुआ वाइब्रेनियम इस वक्त उसके पास मौजूद है। अगर हमारे पास प्रूव करने के लिए कोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो उसके जरिए हम लाइटवेरिया के ऊपर एक जंग करने वाले हैं जो कि एक एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। इसके जरिए तुम्हारी इज्जत जो है वो दुनिया भर में गिर जाएगी, और वैसे भी इस वक्त तुम वकांडा से भागे हुए हो तो ये पूरी की पूरी एक एक्ट ऑफ वॉर ही लगने वाला है। तो टिचाला बोलता है कि मुझे इसकी बात की कोई परवाह नहीं है कि हम इस बात को प्रूफ कर सकें कि डूम के पास वो वाइब्रेनियम है कि नहीं। अब मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल ली और अब मैं नहीं खेलने वाला हूँ। डूम ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, उसने मेरे लोगों को मर्डर किया है, उसने मेरी पूरी की पूरी दुनिया उजाड़ने की कोशिश करी है। और इस वॉर को जीतने का अगर हमारे पास एक ही मौका है तो मैं सारे के सारे पिलर्स को शैटर कर दूंगा जन्नत के, लेकिन उसको ज़मीन पे लेकर आऊँगा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे उस तक पहुंचने से रोक सके। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डेडपूल जब वहाँ पे बैठा हुआ होता है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है और अपने होश में आ रहा होता है, तो अगले पल हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम वहाँ पे आता है, उसको गला पकड़ के उठा लेता है। और हम देख सकते हैं कि वॉन डूम ने अपना जबरदस्त किस्म का एक आर्मर बना लिया है वाइब्रेनियम का, और उसने डेडपूल का काम एक ही हाथ से तमाम कर दिया है। तो इसी तरह में यहाँ पे एक शॉट दिखाया जा रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि बेसिकली विक्टर वॉन डूम ने यहाँ पे सबको जो है हरा दिया है और ब्लैक पैंथर टिचाला जो है उसके कदमों के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से 12 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टिचाला और रीड रिचर्ड बैठे हुए दुनिया भर के अलग अलग लोगों से बातें कर रहे होते हैं। शूरी डेडपूल ने जो है वो सारा का सारा वाइब्रेनियम ट्रैक कर लिया है जो कि वकांडा का है। ये सारा का सारा वाइब्रेनियम इस वक्त लाइटवेरिया के बॉर्डर्स के अंदर ही मौजूद है, लेकिन इसकी जैमर्स की वजह से इसको प्रूव करना वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेम्स रोड भी कॉल के ऊपर मौजूद होते और कहते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट काम के लिए उस मोरोन को हायर करा है, तो आखिरकार तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? बोराट तो नहीं कहीं? तो वहीं से शूरी कहती है कि टिचाला तुम इस बात को जानते हो कि अगर हम लोग डायरेक्ट लाइटवेरिया के ऊपर हमला करने के लिए चले गए तो ये बिल्कुल एक वॉर की तरह लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम लोग एग्रेसर्स हैं यहाँ पे, ये जो है हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, मैंने मिडनाइट एंजल्स को वहाँ पे भेज दिया है, उनके पास कोई आईडीज मौजूद नहीं है, उनको कोई वकांडा के साथ जोड़ नहीं सकता है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि डैम इट टिचाला, मैंने कभी इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दी थी। वहीं से टिचाला बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ और मैं जानता था कि तुम कभी भी इस इन्वेजन के लिए मेरी बात से अग्री नहीं करोगी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वही करा जो कि मुझे ठीक लग रहा था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। शूरी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती हूँ ब्रदर, लेकिन ये तुम्हारी कॉल नहीं थी जिसका फैसला तुमने ले लिया। रिमेंबर योर हेरिटेज टिचाला, वकांडा जो है किसी के साथ वॉर स्टार्ट नहीं करता है कभी भी। वहीं से रीड टिचाला की तरफ देखते और कहते हैं कि वो सही कह रही है, लेकिन तुम तो शुरू कर सकते हो। तो और इसी तरह देखते कि वॉल्टर डेक्लॉन यहाँ पे डूम को रिपोर्ट दे रहा होता और बताता है कि डूम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात किस तरीके से कहूँ, लेकिन शूरी और उसकी टीम ने हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट्स के डेटा को वाइप कर दिया है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो गायब हो चुके हैं। तो वहीं से डॉक्टर डूम बोलता है कि मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि क्या मतलब तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है? वेट, क्या ये तैयार हो चुका है? तो वहीं से डूम बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, ऑलरेडी मैं अपनी सारी की सारी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। इस वाइब्रेनियम फ्रेगमेंट के जरिए मैं अर्थ के ऊपर हर एक वाइब्रेनियम से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। अब सिर्फ एक ही दरवाजा रह गया हमारी डेस्टिनी तक पहुँचने का और मैं उसको बहुत जल्द खोलने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेडपूल बैठा वक्त दूर से ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है क्या तुम लोग ये सारी की सारी चीजें देख रहे हो? तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, हम सब देख रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपूल अपने कैमरास के जरिए डूम का सारा फुटेज उनको दिखा रहा होता है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है? वहीं से टिचाला बोलता है कि ये डूम है और उसने अपने नाम को कभी इतनी अच्छे तरीके से प्रूव नहीं करा जितने अच्छे तरीके से वो आज कर रहा है। ये डूम हमारे वर्स्ट के सिनेरियो के टाइम टेबल से भी बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। वहीं से शूरी बोलती है इसका मतलब तो ये है कि हम यहाँ पे फील्ड के अंदर लड़ाई करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं टिचाला, हमें जो है उस ब्लैक हार्टेड बास्टर्ड को जान से मारना ही होगा, सारी की सारी टीम्स को उसके बारे में रिपोर्ट करो। तो वहीं से सूजन स्ट्रॉन्ग बोलती है कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत मुश्किल से ही संभाल पा रहे हैं, हम लोग को 15 मिनट और चाहिए होंगे इन सारी की सारी चीज़ों को रैप अप करने के लिए। लेकिन बैन बोलता है कि नहीं, बस 10 मिनट दो और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि हमने अपने मॉन्स्टर को निपटा दिया है, तो शूरी बताओ कि हमें कहाँ पे पहुँचना है, फौरन से लोकेशन भेजो। तो वहीं से शूरी बोलती है सारे के सारे लोग लाइटवेरिया पहुंचे लेकिन उनके स्पेस में एंटर करने की कोशिश ना करें, हम यहाँ पे एक ओपन वॉर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान मौजूद है, मुझे लगता है कि हम डूम को अपने पास बुला सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे अपने आर्मर वगैरह को तैयार कर रहा होता है और वो पूछता है क्या ये काम कर रहा है? तो डूम बोलता है कि ओह हाँ, ये वाइब्रेनियम मैं इसको फील कर सकता हूँ अपने हर एक बॉडी के एटम के अंदर, हर जगह हर चीज़ को मैं अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ।
मैंने एक बार जो है सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर को अपने अंदर पोजेस्ट किया था। मैंने उसकी सारी की सारी कॉस्मिक शक्तियों को अपने हाथों में लिया था। मैंने कॉस्मिक क्यूब को भी अपने हाथ में लिया है, लेकिन इस वाइब्रेनियम की शक्ति के आगे वो सारी की सारी शक्तियां भी कुछ नहीं है। जब वाइब्रेनियम का ये सारा का सारा टुकड़ा एंशिएंट वकांडा के अंदर गिरा था, इसके जो पार्टिकल ट्रेसेस थे वो पूरी की पूरी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। और वकांडा के वाइब्रेनियम के पार्टिकल सिर्फ वकांडा के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जो कि हर एक चीज के अंदर मौजूद हैं। और इसका मतलब है कि अब हर चीज के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये पूरी की पूरी अर्थ जो है वो अब मेरा वेपन बन चुकी है, मेरी फिस्ट बन चुकी है, अभी दुनिया मेरी हो चुकी है। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस पूरे की पूरी मिस्टिकल प्रॉपर्टी को अनलॉक करने से वाइब्रेनियम की हुआ ये है कि वाइब्रेनियम का जहाँ कहीं भी कोई छोटा सा भी ट्रेस मौजूद है, अगर 1% भी, तो डूम जो है बेसिकली उस चीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये जो मिलिट्री के जहाज बने हुए इसके लोहे के अंदर एक थोड़ा सा भी वाइब्रेनियम का हिस्सा मौजूद है, कुछ ट्रेस है, तो डूम उनको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे जितने गार्ड होते हैं उनके वेपन्स के अंदर थोड़ा बहुत वाइब्रेनियम के ट्रेसेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से डूम अब उनको भी काबू करना शुरू कर चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टिचाला जो है अब यहाँ पे बड़े बड़े माइंड से बात कर रहा है रीड रिचर्ड के साथ। अब यहाँ पे ये गेम बहुत ज्यादा हाथ से निकल चुका है, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बीस्ट मौजूद है, प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर, हैंक पिम, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके अलावा ब्रदर वुडो भी मौजूद हैं। और वहीं से हैंक पिम बताते हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं ऑल ओवर द ग्लोब टिचाला, जहाँ कहीं भी वाइब्रेनियम की अमाउंट का छोटा सा भी ट्रेस मौजूद है, वो चीज़ जो है ऐसा लग रहा है कि जिंदा हो चुकी है। और वहीं से हैंक मकॉय बताते हैं, अब जैसा कि तुम जानते हो कि सारा का सारा वाइब्रेनियम जो है वो वकांडा को ही बिलोंग करता है, इसलिए दुनिया भर के लोग इस वक्त वकांडा के ऊपर ही अपनी उंगलियां उठा रहे हैं। तो टिचाला बोलता है कि ये पागलपन है, हम कभी भी इस तरह से वॉर को शुरू नहीं करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम बताते हैं कि वेल तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कंट्री की पॉलिटिक्स रोकना होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में डूम को अपने ही आप पे रोकना होगा। तो इसी तरह रोडी बोलता है कि आखिरकार कोई भी नहीं आ रहा है, मैंने तो सोचा था कि कम से कम एवेंजर्स तुम्हारी मदद के लिए आएंगे ही। तो शूरी बोलती है कि वो लोग अपने तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सारे के सारे ब्रिजेस, कार्गो शिप्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जान आ चुकी है। डूम उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और सारे के सारे लोग अपने अपने तौर पर सब चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉर मशीन बोलता है कि आखिरकार आपका क्या प्लान है शूरी, क्योंकि मैंने मदद के लिए जरूर हाँ करी थी, लेकिन मैं किसी इन्वेजन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो शूरी बोलती है कि हम लोग इस वक्त जो है लेटवीरिया को इन्वेट नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग सिमकारिया के अंदर हैं। हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है आज कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। वकांडा ने जो है सिमकारिया को बहुत ज़्यादा बिलियन का कर्जा दिया है, और शायद मैं इस वक्त एक ऐसी पोजीशन के अंदर हूँ कि उनके साथ कुछ नेगोशिएशन कर सकूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि क्या मतलब, आप उनको कोई रिश्वत वगैरह देने वाली है? तो कहते हैं कि रिश्वत नहीं, बल्कि मैं इसको डिप्लोमेसी कहना चाहूँगी। हमने सिमकारिया के लिए काफ़ी मदद करी है और मुझे लगता है कि अब हमें जो इनकी मदद वापसी हासिल करने का वक्त आ चुका है। उसी तरह देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे विक्टर वॉन डूम के पास पहुंच चुका है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे मिडनाइट एंजल्स की जो लीडर है वो यहाँ पहुंच चुकी है और अपने बाकी के लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहती है। और इसी तरह आसमान से हम देखते हैं कि वो लोग अपने क्वीन जेट से क्लॉक मूड के अंदर होते हुए यहाँ पे सीधा डूम के पास पहुंचते हैं, और वो कहती है कि हमारे स्कैनर्स बता रहे हैं कि इसके कंप्यूटर्स इसके सिग्नल्स को बूस्ट कर रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर डालो, हर एक चीज को बर्बाद कर दो, डूम को जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग उसके पूरे की पूरे लैब को बर्बाद करना शुरू करते हैं। तो वहीं से डेडपूल बोलता है कि अब तुम जैसा कहते हैं कि सकते हो कि हॉट बॉस चिक हमें कह रही है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अब मैं उससे बहस कैसे कर सकता हूँ? सॉरी विक, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो डेडपूल को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे वेपन्स के अंदर वाइब्रेनियम का थोड़ा सा भी ट्रेस मौजूद नहीं है, तुम्हारे ब्लेड जो है वो तो स्टील से बने हुए और उनको किसी तरह के शैडो पार्टिकल से कोट किया गया है। टिचाला ने आखिरकार लगता है मैनेज कर ही लिया इस खेल को जीतने का तरीका, काफी मजेदार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है। और वहीं से डेडपूल बोलता है क्या तुम मेरा गला छोड़ोगे, तुम्हारे लिए कॉल आ रही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डेडपूल को वो दूर उठा के फेंकता है और उससे डिवाइस लेते हुए बोलता है कि टिचाला, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करा था, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आओगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहीं से आवाज आती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट करा डूम, लेकिन ये टिचाला बात नहीं कर रहा है। दिस इज शूरी, प्रिंसेस रीजेंट ऑफ वकांडा एंड राइटफुल हेयर टू द मेंटल ऑफ ब्लैक पैंथर। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, रूलर टू रूलर, वो सारा का सारा वाइब्रेनियम जो तुमने हमसे चुराया वो वापसी कर दो, या फिर उसको डिफेंड करते हुए अपनी जान गंवा बैठो। उन डिसीव्ड और गद्दारों के पीछे छुपना बंद करो, अपने प्लॉट्स और अपने झूठ के पीछे छुपना बंद करो, बाहर आओ और मर्दों की तरह मुकाबला करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे शूरी जो है वो टिचाला, फैंटास्टिक फोर, वॉर मशीन और बाकी के डोरा मिलाजे के साथ यहाँ पे पहुंच चुकी है वकांडन बॉर्डर के ऊपर। तो वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है डूम, ये एक ट्रैप है। तो डूम बोलता है कि ऑफ कोर्स ये ट्रैप है, लेकिन ये ट्रैप खरगोशों ने शेर को पकड़ने के लिए बनाया है, अब मुझे उनसे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि मैदान के अंदर उतर के इस पूरे के पूरे चेस बोर्ड को साफ कर दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिमकारिया के ऊपर लेटवीरिया बॉर्डर के पास डूम अपनी फोर्सेस को लेकर आ चुका है, और टिचाला बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि डूम इस प्लेनेट के ऊपर होने वाले तुम्हें ग्रेटेस्ट माइंड में से एक हो। तुम अपने लोगों को बहुत ज्यादा काइंडनेस के साथ जो ट्रीट करते हो, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया के लिए खतरनाक किस्म का थ्रेड हो और बार बार इसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हो। मोर ओवर, तुमने अपने ही लोगों की जान ली है, तुमने अपने अंकल को मारा है, तुमने अपने दोस्तों को मारा है,
और यहाँ पे इस तरह के बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी जान लेने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इन द नेम ऑफ पीस एंड सैनिटी मैं तुमसे ये कहूंगा आखिरी बार कि स्टैंड डाउन विक्टर। तो वहीं से डूम बोलता है पीस एंड सैनिटी। काफी ज्यादा क्यूरियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, खासकर उस शख्स ने जिसने अपने टाइम के अंदर लोगों के खून की नदियां बहा दी थी। मुझे इस बात का अफसोस अभी भी है कि तुम लोग वो चीज नहीं देख पा रहे हो जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। तुम लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, और उसकी क्या वजह है। तो टिचाला बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से जानता हूँ विक्टर, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। पैंथर गॉड मेरे ख्वाब के अंदर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें क्यों वाइब्रेनियम ले जाने दिया। उनको लगता है कि तुम मैनकाइंड के लिए सल्वेशन हो, उनको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लीड कर सकते हो, लेकिन मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस तरह के फ्यूचर से दूर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं इस तरह के फ्यूचर को रिजेक्ट करता हूं जहां पे एक आदमी बैठ के पूरे ह्यूमन काइंड की जो है जजमेंट पास कर रहा हो, सिर्फ वकांडा की नहीं बल्कि सारे लोगों की। हम जो है एक और फ्यूचर को तलाश कर सकते हैं, तुम और मैं आज अभी इसी वक्त यहाँ से उसकी तलाश करना शुरू कर सकते हैं। तो कहो तुम क्या कहते हो विक्टर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। लेकिन वहीं से डूब बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो सब कुछ बर्बाद कर दो, इन सबको जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम टिचाला की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इनसे जंग करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स के बीच एक जबरदस्त किस्म की जंग शुरू होती है। इसी पूरी की पूरी जंग के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे डेडपूल वो शूरी के ऊपर अभी भी लाइन मार रहा है और कहता है कि तुम टिचाला की छोटी बहन हो ना, मेरे ख्याल से तुम 18 से तो बड़ी हो ही चुकी हो, क्या तुम सिंगल हो, तुम्हारा साइन क्या है वैसे। इसी तरह वॉर मशीन और द थिंग भी सारे के सारे रोबोट से जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे हैं। सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड भी जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टॉर्म बता रही होती है कि तुम्हें इनके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि वही इनका सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट है। और वहीं से डोरा मिलाजे की मेंबर बोलती है कि हमारे वेपन्स इनके खिलाफ कोई असर नहीं कर रहे हैं, जरा देखो मिडनाइट एंजल्स के ब्लेड वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो बताती है कि वाइब्रेनियम वेपन्स का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं है इस बैटल के अंदर। मिस्ट्रेस अनिका, हमारे ब्लेड्स को जो हमारे ब्लेड जो है वो शैडो पार्टिकल से कोटेड है और इसीलिए वो वाइब्रेनियम से मुकाबला कर पा रहे हैं। और यही सब देखते हैं कि टिचाला विक्टर से मुकाबला करता है और कहता है कि डैम इट विक्टर, तुम्हें जब मैंने मौका दिया तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। और विक्टर बोलता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हो टिचाला, लेकिन तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है कि मैं इस वॉर को जीत चुका हूँ। मैंने इस सारे के सारे वाइब्रेनियम को कमा लिया है और अब तुम इसको खो चुके हो। तुमने इतने सालों तक इस वाइब्रेनियम को अपनी वकांडा के अंदर सुरक्षित रखा, लोगों से छुपा के रखा और अपना ही बना के रखा, और तुमने कभी इसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन एटलीस्ट अब जब भी ये मेरे हाथ लग चुका है तो मैं इसको एक नोबल और जेनरस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि तुम वकांडा वाले पिछले 10,000 साल में भी नहीं कर पाए। तुमने पिछले 10,000 साल तक वाइब्रेनियम को अपना कल्चर बना के रखा, उसको अपना सर का ताज बना के रखा, अपना ऑनर बना के रखा, अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और अपना सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर दिया, सिर्फ एक मेटल के ऊपर, एक रॉक जो कि स्पेस से आके तुम्हारी जमीन पे गिरी थी। तुम तो इस बारे में भी नहीं जानते हो कि अगर वाइब्रेनियम तुम्हारे पास ना होता तो तुम लोग आज कहाँ पे होते। तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम वहाँ से टिचाला को उठा के फेंक देता है और टिचाला अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया विक्टर कि तुमने मुझे ये लेसन सिखाया और मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने बहुत सी चीज़ें बिल्कुल ठीक कही हैं, खासकर मेरी कंट्री के बारे में कि मैंने अपनी कंट्री को जो है करप्ट होने दिया। हमने अपने आप को खुद कमज़ोर बनाया और हमने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ वाइब्रेनियम को बनाया है, और जब वो वाइब्रेनियम हमसे छीन ले गया तो हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन तुमने ठीक कहा कि अब हम इसके ऊपर और रिलाई नहीं कर सकते हैं। तुमने हमें मुकम्मल तौर पे गिरा दिया है विक्टर, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। मैं इस गिल्ड को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ जो तुमने मुझसे कहा कि मैंने अपनी कंट्री को जो है वाइब्रेनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रखा, लेकिन तुम एक चीज़ के बारे में गलत थे कि ऑनर कभी किसी चीज़ से नहीं आता है। ऑनर आपके अंदर से ही आता है, ऑनर आपके उस करेज से आता है, उन चॉइसेस से आता है जो कि आप लेने के लिए तैयार हैं। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी कंट्री का क्या फ्यूचर होगा, लेकिन मैं वकांडा के लोगों के बारे में जानता हूँ कि मेरी नेशन के लोग वो दोबारा अपना करेज को तलाश कर ही लेंगे। वो एक बार फिर खड़े होने की हिम्मत करेंगे और पहले से ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और हम इस चीज को ऑनर के साथ करेंगे। तो वहीं से डूम बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो टिचाला बोलता है कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो उसके जरिए एक सिग्नल निकलेगा जो कि जाके उस सारे के सारे प्रोसेस्ड वाइब्रेनियम से जो है कनेक्ट हो जाएगा। वो सारा का सारा वाइब्रेनियम विक्टर जो कि इस वक्त तुमसे कनेक्ट हुआ है। मैंने इस वक्त शैडो फिजिक्स का इस्तेमाल करा है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीमी और क्वांटम साइंस है। तुम्हारा आर्मर जो है इसकी पावर सोर्स बनेगा और इसके जरिए मैं वो कर दिखाऊंगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि टिचाला वहाँ पे एक बटन दबाता है जिसकी वजह से डूम के पूरे आर्मर के अंदर से एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी बोल्ट निकलती है। और टिचाला बोलता है कि वो सब कुछ जा चुका है विक्टर, वो सारा का सारा प्रोसेस्ड वकांडन वाइब्रेनियम मैंने उसको बर्बाद कर दिया है, मैंने उसको एक इनर्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब वो एक लोहे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, अब तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। उस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे टिचाला ने जो है उस सारे के सारे वाइब्रेनियम को बेकार कर दिया है, उसको वाइब्रेनियम की जगह खाली एक मेटल बना दिया नॉर्मल सा।
तो वहीं से हम देखते हैं कि टीचर्स बोलते हैं, ये तुमने क्या कर दिया टिचाला, तुमने वो सारा का सारा वाइब्रेनियम बर्बाद कर दिया जो कि वकांडा के अंदर मौजूद था। तुम्हारा मीटरॉइड 10,000 साल पहले गिरा था और तकरीबन तुमने उसके अंदर से सारा का सारा वाइब्रेनियम निकाल ही लिया है। तुमने सारा का सारा वाइब्रेनियम बर्बाद कर दिया। अब तुम अपनी कंट्री की मिलिट्री को कैसे बनाओगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे बनाओगे, क्योंकि सारा का सारा वाइब्रेनियम डूम ने चुरा लिया था जो कि तुम्हारी इकोनॉमी को बनाता है और अब तुमने उसी को बर्बाद कर दिया। तो डूम बोलता है कि तुम एक बहुत ही बड़े पागल इंसान हो, तुमने अपने लोगों को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शूरी बोलती है कि नहीं, बल्कि उसने हमारे लोगों को बचाया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टॉर्म एक जबरदस्त किस्म का बिजली का झटका मार के उसके सारे के सारे डूम बोर्ड्स को बर्बाद कर देती है, क्योंकि अब वो वाइब्रेनियम नहीं रहा बल्कि एक आम सा मेटल बन चुका है। वहीं से शूरी उसके सामने आती है और वकांडा का झंडा जमीन में गाड़ते हुए बोलती है कि डूम, इस वक्त तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं तो वो एक एक्शन ऑफ सैवेज कहलाएगा और मैं एक रूलर ऑफ सॉवरेन नेशन हूँ। मैं एक ऐसी नेशन से बिलोंग करती हूँ जो कि किसी के खिलाफ इलीगल वॉर्स नहीं करते हैं। तो ये जंग अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म होती है डूम, लेकिन मेरी इस वार्निंग को याद रखना कि आज के बाद अगर तुमने वकांडा के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश करी या अपने गंदे पैर उसकी जमीन पर रखने की हिम्मत भी करी तो मैं इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर से तुम्हें तलाश करके निकाल डालूंगी और तुम्हारी जान अपने हाथों से ही लूंगी। और अब तुम इस बात को जानते हो कि मैं, मेरा भाई, उसकी बीवी और उसके दोस्त तुम्हारी जान ले सकते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली शूरी ने यहाँ पे डूम को मारा नहीं है बल्कि उसकी जबरदस्त किस्म की हार के साथ उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वकांडा के अंदर यहाँ पे सारे के सारे पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी जो है वकांडा को रीबिल्ड करने के लिए पहुंच चुकी है, जहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स-मैन, नेमोर, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, डेडपूल, सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे वकांडा को दोबारा से रीबिल्ड करने में लग चुके हैं। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे आज हमारे पास जो है अपनी डूम वॉर की सीरीज का एंड होता है। तो मैं जानता हूँ कि डूम वॉर की सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी एंडिंग जो थी वो मेरे हिसाब से इसका वीकेस्ट पार्ट था। इसकी एंडिंग जो है उसको बहुत जल्दी ही रैप अप करने की कोशिश करी है, ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई है। लेकिन इसकी एंडिंग में आपको बताना चलूँ कि हुआ ये है बेसिकली कि यहाँ पे वकांडा का जितना भी वाइब्रेनियम जो कि विक्टर वॉन डूम ने चुरा लिया था, अब बेसिकली ब्लैक पैंथर ने उस वाइब्रेनियम को बर्बाद कर दिया है। यानी कि वकांडा जो कि वाइब्रेनियम के ही जरिए चलता था, उसकी सबसे बड़ी मेन सोर्स ही वही थी इनकम की, उसने उसको बर्बाद कर दिया है। और अब इसके बाद से वकांडा जो है वो बगैर वाइब्रेनियम के ही अपने आगे की तरक्की करने के बारे में सोच रहा है। तो अब उसके बाद आगे क्या होगा, वकांडा किस तरह से दोबारा खड़ा होगा, ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, टिचाला का क्या रोल होने वाला है, इस सब को हम आगे की ब्लैक पैंथर की सीरीज में देखने वाले हैं, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद हम अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे ही। तो इसी के साथ हमारे पास डूम वॉर की स्टोरी का एंड होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एपिक किस्म की स्टोरी थी। और आपने अगर इस स्टोरी को एंड तक देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है और किस तरीके से ये वकांडा फॉरएवर का एक प्लॉट बन सकती है, जहाँ पे हमने देखा कि डूम जो है वो बेसिकली बैकग्राउंड में बैठा हुआ सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा होता है, और जब वो सब कुछ अपने काबू में ले लेता है तो वकांडा के ऊपर एक फुल ऑन इन्वेजन करके उसका वाइब्रेनियम तक चुरा लेता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर डूम की इसके अंदर होने वाले वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट्स मौजूद थे, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जब डूम यहाँ पे जो है गॉडेस ब्लास्ट के सामने जाता है जो कि उसको जज करती है, तो वो भी उसको वर्दी करार दे देती है। और यही बात विक्टर वॉन डूम की इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है कि वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को जो कुछ भी करता है उसके अंदर पूरा विश्वास रखता है, उसकी नज़र में वो कभी गलत नहीं होता है, और यही चीज़ जो है उसको एक खतरनाक विलन बनाती है। क्योंकि जिस तरह अगर आपको याद हो तो टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन से सिविल वॉर मूवी के अंदर कहता है कि कैप्टन अमेरिका को लगता है कि वो ठीक हैं, और यही चीज़ उनको खतरनाक बनाती है। और हमने देखा था कि सिविल वॉर मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका भी किस हद तक चले गए थे। तो इसी तरह डूम जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है खतरनाक होने की, कि वो अपनी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर जो कुछ भी करता है पूरा विश्वास करता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डाउन करके अपना फेवरेट मोमेंट ज़रूर बताइएगा। क्या आपका इसमें फेवरेट मोमेंट वो डेडपूल की एंट्री वाला था, या डेडपूल जो वकांडा के सोल्जर से लड़ता है, ब्लैक पैंथर का वापसी आ जाना, शूरी का मुकाबला करना, एक्स-मैन का पूरी की पूरी फाइट को ज्वाइन करना, और जो कुछ भी आपका फेवरेट मोमेंट है सब कमेंट में बताइएगा, हम एक डिस्कशन करेंगे ही। सारे इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पे हम डेली बेसिस में मार्वल कॉमिक्स को और हर संडे डीसी के कॉमिक्स को शेयर कर ही रहे होते हैं। और ओकेजनली हम इस तरह की ज़बरदस्त तरीके की मूवीज़ को शेयर करते हैं, जिसमें एक ही पूरी की पूरी 2 से 3 घंटे की वीडियो के अंदर आप एक स्टोरी आर्क को डिटेल में समझ सकते हैं। साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं मूवीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, रिव्यूज और इस तरह की दूसरी चीज़ों को शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक मूवी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।